यह है PT 365 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज का पार्ट 2 है। इसके भाग 1 की वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस भाग दूसरे को शुरू करते हैं। 6. सेंटर स्टेट रिलेशंस। स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ हैं। इस समिति को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वे ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे राज्यों की स्वायत्तता और हमारे देश के संघीय ढांचे को और भी मजबूत बनाया जा सके। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत राज्यों का एक संघ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था में कुछ खास बातें हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं, जैसे कि हमारा एक ही संविधान है और हम सबको एक ही नागरिकता मिलती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं चुनाव आयोग और हमारी एकीकृत न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक समान काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानून बनाने की शक्तियां कैसे बंटी हुई हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, जिसे 7वीं अनुसूची कहा जाता है। इसमें 3 सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर सरकार को 7वीं अनुसूची की इन सूचियों में कोई भी बदलाव करना हो तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी लेना अनिवार्य है। भारत का संघीय ढांचा थोड़ा अलग है, जिसे अर्ध संघीय कहा जाता है, क्योंकि इसमें केंद्र को राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे अनुच्छेद 248 कहता है कि जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होंगी। वहीं अनुच्छेद 249 के तहत अगर राष्ट्रहित की बात हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 केंद्र को यह शक्ति देता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर दखल दे सके। अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य सहमत हों तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद उनके लिए कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 संसद को राज्यों की शक्तियों से ऊपर अधिकार देता है। आखिर में अनुच्छेद 254 ये साफ करता है कि अगर किसी कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे जिसे हम केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध कहते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा देश एक बहुत बड़े परिवार की तरह है, जहां पिता केंद्र सरकार है और बच्चे अलग अलग राज्य सरकारें हैं। इस परिवार को अच्छे से चलाने के लिए कुछ खास नियम और संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि सब मिलकर काम कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राज्य परिषद की। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत बनाया गया है। इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बना रहे ताकि किसी भी मुद्दे पर आपस में चर्चा करके समाधान निकाला जा सके। इसके बाद आती हैं क्षेत्रीय परिषदें, जिन्हें हम जोनल काउंसिल कहते हैं। ये संस्थाएं संविधान में पहले से नहीं थीं, बल्कि इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया। ये परिषदें पड़ोसी राज्यों को एक साथ बैठकर अपने साझा मुद्दों जैसे बिजली, पानी या सुरक्षा पर बात करने का एक मंच देती हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम है नीति आयोग। इसने पुराने योजना आयोग की जगह ली है। नीति आयोग का मकसद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सरल भाषा में कहे तो यहाँ राज्यों को केवल आदेश नहीं दिए जाते, बल्कि नीतियों को बनाने में उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास में राज्यों की आवाज भी सुनी जाए। टैक्स और पैसों के मामले में सबसे बड़ा कदम है जीएसटी परिषद। ये अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जीएसटी की नीतियों पर फैसले लेते हैं। ये भारत के इतिहास में साझा निर्णय लेने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जहां हर राज्य के पास अपनी बात रखने का हक है। अंत में हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण की। 73वें और 74वें संशोधनों के जरिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और गहराई तक ले जाया गया। इसके माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में शक्ति दी गई। इससे शासन अब केवल दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव और मोहल्लों के स्तर तक पहुंच गया है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे समय के साथ भारत के भीतर नए राज्यों का जन्म होता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ये अनोखी शक्ति देता है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सके और पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या उनके नामों में बदलाव कर सके। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले ऐसा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, लेकिन अपनी सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वे एक निश्चित समय के भीतर अपनी राय दे सकें। हालांकि अंतिम फैसला संसद का ही होता है।
संसद किसी भी नए राज्य को साधारण बहुमत यानी सामान्य कानून बनाने वाली प्रक्रिया के जरिए बना सकती है। राज्यों के पुनर्गठन को लेकर न्यायपालिका के कुछ बड़े फैसले भी रहे हैं। साल 1960 का बेरोबारी यूनियन मामला इसमें सबसे प्रमुख है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का क्षेत्र घटाने की शक्ति तो है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप दे। अगर भारत को अपना कोई इलाका किसी विदेशी राज्य को देना है तो ये केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र सौंपने के लिए 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ये दिखाता है कि हमारे देश की सीमाएं और राज्यों की पहचान कितनी सोच समझकर तय की जाती है। फिस्कल फेडरलिज्म। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बाराव ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के खजाने को संभालने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण यानी मिलजुल कर काम करने की बहुत जरूरत है। अब हम भारत के संविधान की उन बारीकियों को समझेंगे जो ये तय करती हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे होगा, जिसे हम राजकोषीय संघवाद कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए हैं ताकि देश का खजाना सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जिसे अनुच्छेद 246 में बताया गया है। ये अनुसूची एक लक्ष्मण रेखा की तरह है जो साफ साफ बताती है कि केंद्र सरकार किन चीजों पर टैक्स वसूल सकती है और राज्य सरकारें किन चीजों पर, ताकि किसी के बीच कोई टकराव न हो। इसके बाद आता है राजस्व का वितरण, जिसका जिक्र अनुच्छेद 269 में है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिया जाता है, यानी केंद्र उन्हें इकट्ठा तो करता है लेकिन सारा पैसा राज्यों के पास ही जाता है। जीएसटी के आने के बाद एक नया नियम जुड़ा जिसे जीएसटी वितरण कहते हैं और इसे अनुच्छेद 269A में रखा गया है। इसके तहत अंतर्राज्य व्यापार से होने वाली कमाई को केंद्र और राज्यों के बीच एक तय हिस्सेदारी के हिसाब से बांट दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कर। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र सरकार टैक्स लगाती और जमा करती है, लेकिन फिर इसे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। वित्त आयोग एक निष्पक्ष जज की तरह तय करता है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कभी कभी राज्यों को अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है, जिसे सहायता अनुदान कहा जाता है। अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों या विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं कर्ज लेने की शक्ति यानी उधार की। अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार देश के भीतर से या देश के बाहर यानी विदेश से भी कर्ज ले सकती है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारों को भी कर्ज लेने का अधिकार है, लेकिन वे केवल भारत के भीतर से ही उधार ले सकती हैं। पैसों के इस बंटवारे का मुख्य आधार वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2 तरह के बंटवारे सुझाए हैं। पहला है लंबवत हस्तांतरण, जिसके तहत ये तय किया गया है कि केंद्र के पास जमा होने वाले विभाज्य पूल यानी बांटने योग्य टैक्स की राशि में से राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा है क्षैतिज हस्तांतरण, जिसका मतलब है कि राज्यों के बीच आपस में पैसा किस आधार पर बटेगा। इसके लिए कुछ खास मानक तय किए गए हैं, जैसे आय की दूरी को 45% महत्व दिया गया है ताकि गरीब राज्यों को ज्यादा मदद मिले। इसके अलावा क्षेत्रफल को 15%, जनसंख्या 2011 को 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और टैक्स वसूलने के प्रयासों को 2.5% वेटेज दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आयोग ने 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4,800 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है, ताकि राज्यों को बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के लिए 45,000 करोड़ का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन रखा गया है। कुल मिलाकर 2021-26 की अवधि के दौरान राज्यों को होने वाला कुल हस्तांतरण विभाज्य पूल का लगभग 50.9% रहने का अनुमान है। अब जानते हैं कि ये वित्त आयोग आखिर है क्या। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में बनाया जाता है। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना है। इस विभाज्य पूल में केंद्र के सभी टैक्स शामिल होते हैं, लेकिन इसमें सरचार्ज और सेस को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही ये आयोग केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे। आखिर हमारी राज्य सरकारें अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा कहां से लाती हैं, जिसे हम राज्य के राजस्व के स्रोत कहते हैं। जैसे एक घर को चलाने के लिए अलग अलग रास्तों से कमाई होती है, वैसे ही राज्यों की कमाई के भी मुख्य रूप से 3 बड़े रास्ते होते हैं। सबसे पहला और बड़ा रास्ता है कर राजस्व, जिसे हम टैक्स से होने वाली कमाई कहते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला है राज्य का अपना कर राजस्व, यानी वो पैसा जो राज्य सरकार सीधे खुद वसूलती है।
इसमें आय पर लगने वाले कर और संपत्ति तथा पूंजी के लेन देन पर लगने वाले कर शामिल होते हैं। कर राजस्व का दूसरा हिस्सा वो है जो केंद्र सरकार से मिलता है, जिसे कर हस्तांतरण कहा जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर शामिल होते हैं, जिन्हें केंद्र इकट्ठा करता है और फिर राज्यों के साथ बांटता है। राजस्व का दूसरा मुख्य रास्ता है गैर कर राजस्व, यानी वो कमाई जो टैक्स के अलावा दूसरे जरियों से होती है। इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से मिलने वाला लाभांश और लाभ शामिल होता है, जैसे सरकारी कंपनियों से होने वाली कमाई। इसके अलावा जब सरकार हमें प्रशासनिक सेवाएं देती है और हम उसके बदले में जो शुल्क जमा करते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आता है। कमाई का तीसरा बड़ा जरिया है केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान। यह एक तरह की आर्थिक मदद होती है जो केंद्र द्वारा विशेष स्थितियों में राज्यों को दी जाती है। इसमें आपदा राहत अनुदान शामिल है, जो बाढ़ या सूखे जैसी विपत्ति के समय मिलता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों के लिए अनुदान दिया जाता है ताकि गांवों और शहरों का विकास हो सके। साथ ही राजस्व घाटा अनुदान भी दिया जाता है ताकि अगर किसी राज्य का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो रहा हो तो उस कमी को पूरा किया जा सके। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। हाल ही में ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि 1986 में बनाए गए रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण को एक और साल का विस्तार दिया गया है। ये न्यायाधिकरण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे के पुराने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर असहमति होती है तो उसे सुलझाने के लिए ऐसे विशेष न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। जब दो राज्यों के बीच किसी नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो जाता है तो हमारा संविधान उसे कैसे सुलझाता है? इसे हम अंतर्राज्यीय जल विवाद निवारण का ढांचा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 262 की। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो दो राज्यों के बीच बहने वाली नदियों के पानी के बंटवारे या इस्तेमाल से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सके। इस अनुच्छेद की एक बहुत खास बात यह है कि संसद कानून बनाकर ऐसे विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप को रोक सकती है, जिसे कोर्ट का अपवर्जन कहा जाता है। यानी ऐसे मामलों का फैसला सामान्य अदालतों के बजाय विशेष तरीके से होता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णय कहते हैं। संसद ने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके दो महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। पहला है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। इसके तहत नदियों के विकास और नियमन के लिए रिवर बोर्ड बनाए जाते हैं, जो राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। जब कोई राज्य पानी को लेकर आधिकारिक अनुरोध करता है तो इस कानून के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण बनाया जाता है जो उस विवाद पर अपना फैसला सुनाता है। अब देखते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची इस बारे में क्या कहती है। इसमें शक्तियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली है संघ सूची की प्रविष्टि 56, जिसके तहत केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदियों के नियमन और विकास का जिम्मा संभालती है। दूसरी है राज्य सूची की प्रविष्टि 17, जिसमें पानी की आपूर्ति, सिंचाई और नहरें जैसे मुद्दे आते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का ये अधिकार संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन होता है, यानी बड़े और राष्ट्रीय महत्व के फैसलों में केंद्र का नियमन सर्वोपरि होता है। इन विवादों को और बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए सरकार ने कुछ नए कदम भी उठाए हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक 2019। इस विधेयक के तहत एक विवाद समाधान समिति बनाने का प्रस्ताव है, जो राज्यों के बीच के झगड़ों को आपसी सहमति से और शांतिपूर्वक सुलझा सके। इसके अलावा अलग अलग नदियों के लिए अलग अलग न्यायाधिकरण बनाने के बजाय एक ही एकल अंतर राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाने की बात कही गई है, जिसकी कई शाखाएं होंगी। इसमें फैसला सुनाने के लिए एक सख्त समय सीमा भी तय की जाएगी और हर नदी घाटी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, ताकि पानी की उपलब्धता के सही आंकड़े मिल सकें। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है प्रारूप नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पानी का इस्तेमाल भागीदारी, सहयोग और न्यायसंगत तरीके से किया जाए, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ये विधेयक नदी बेसिन मास्टर प्लान बनाने और एक नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव देता है, जो पूरी नदी घाटी के प्रबंधन को देखेगा। एक और बड़ा समाधान राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। इसका विचार ये है कि जिन क्षेत्रों में पानी जरूरत से ज्यादा है, वहां से पानी उन इलाकों में भेजा जाए जहां पानी की कमी है। इससे राज्यों के बीच पानी को लेकर होने वाले विवादों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि हमारे संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर पानी के इन मूल विवादों का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन वो न्यायाधिकरण के फैसलों की व्याख्या कर सकता है। अगर किसी पक्ष को स्पष्टीकरण चाहिए तो कोर्ट उन्हें वापस न्यायाधिकरण के पास भेज सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी बारीकियों और तकनीकी तथ्यों का सही तालमेल बना रहे। आप हमारे चैनल पर PT 365 के दूसरे मैगजीन और विजन IAS मंथली मैगजीन को भी देख सकते हैं। 7. इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस बिल्स।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बड़े हिस्सों को लागू कर दिया है और इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को भी अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे और आपको अपनी डेटा सुरक्षा का अधिकार मिले। ये कानून मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका है। पहला, डेटा फिड्यूशरी यानी वे कंपनियां या सरकारी संस्थाएं जो आपका डेटा इकट्ठा और स्टोर करती हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। दूसरा, डेटा प्रिंसिपल यानी आप जिसका वो डेटा है आपके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। और तीसरा, अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। ये कानून उन सभी डिजिटल डेटा पर लागू होता है जो भारत के भीतर प्रोसेस किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के बाहर डेटा प्रोसेस कर रही है लेकिन वो भारत में सामान या सेवाएं दे रही है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। हालांकि आपके निजी काम के लिए रखे गए डेटा या जो जानकारी आपने खुद सार्वजनिक की है उस पर ये नियम लागू नहीं होते। डेटा के इस्तेमाल के लिए आपकी स्पष्ट सहमति अनिवार्य है और आप अपनी ये सहमति कभी भी वापस ले सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में जैसे सरकारी लाभ देने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बिना सहमति के भी डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों या विकलांग व्यक्तियों के मामले में उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी। इस बोर्ड का काम ये देखना होगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, शिकायतें सुनना और जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाना। इसके सदस्यों की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और उनकी अपीलों की सुनवाई TDSAT में की जाएगी। डेटा प्रिंसिपल यानी आपके पास कुछ खास अधिकार है, जैसे आप अपनी जानकारी तक पहुंच सकते हैं, उसे सुधरवा सकते हैं या उसे मिटवा सकते हैं। लेकिन आपकी ये ड्यूटी भी है कि आप कोई झूठी शिकायत न करें वरना आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी तरफ डेटा रखने वाली कंपनियों को डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और अगर डेटा चोरी होता है तो उन्हें तुरंत बोर्ड और प्रभावित व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी होगी। काम पूरा होने के बाद उन्हें आपका डेटा डिलीट करना होगा। सरकार कुछ कंपनियों को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के रूप में भी पहचान सकती है जो बहुत संवेदनशील डेटा संभालती हैं। इन कंपनियों को एक अलग डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर और ऑडिट की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों के डेटा के मामले में कानून बहुत सख्त है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रोसेसिंग, उनकी ट्रैकिंग या उन्हें टारगेट करके विज्ञापन दिखाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जहां तक डेटा को विदेश भेजने की बात है तो सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर बाकी जगह डेटा भेजा जा सकता है, लेकिन याद रहे नियमों का उल्लंघन बहुत महंगा पड़ सकता है। बच्चों से जुड़े नियमों को तोड़ने पर 200 करोड़ और डेटा चोरी रोकने में नाकाम रहने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। हाल ही में सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 जारी किए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए संस्थाओं को 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वे धीरे धीरे अपने सिस्टम को सुधार सकें और डेटा संभालने के जिम्मेदार तरीके अपना सकें। इन नियमों के तहत डेटा फिड्यूशरी यानी डेटा रखने वाली कंपनियों पर कुछ जरूरी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। अब कंपनियों को डेटा इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल साफ और अलग से सहमति नोटिस देना होगा जिसमें डेटा की पूरी जानकारी और उसे वापस लेने का तरीका भी बताना होगा। जैसे ही डेटा का काम खत्म हो जाए उसे मिटाना जरूरी होगा जब तक कि कानूनन उसे रखना अनिवार्य न हो। हालांकि डेटा प्रोसेसिंग के लॉग कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखने होंगे। अगर कभी डेटा चोरी होता है तो कंपनियों को प्रभावित लोगों को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी और सुधार के कदम बताने होंगे। साथ ही उन्हें अपनी वेबसाइट या ऐप पर अपने अधिकारी की जानकारी देनी होगी और डेटा सुधारने या मिटाने की आपकी किसी भी रिक्वेस्ट का जवाब 90 दिनों के भीतर देना होगा। बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए माता पिता या अभिभावक की सहमति को सत्यापित करना जरूरी बनाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं के लिए इस सहमति में छूट दी गई है। पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें 4 सदस्य होंगे। शिकायतों को दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन नियमों में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)J में बदलाव किया गया है जिसके तहत अब व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने से छूट दी गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि व्यक्तिगत जानकारी की स्पष्ट परिभाषा न होने से अधिकारियों को अपने विवेक से फैसले लेने की ज्यादा ताकत मिल सकती है। जो महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी हैं उन्हें हर 12 महीने में स्वतंत्र ऑडिट और डेटा सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन कराना होगा। ये भी तय किया गया है कि सहमति प्रबंधक केवल भारत में स्थित कंपनियां ही हो सकती हैं। साथ ही उन विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं जो कानूनी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। जहां तक डेटा को विदेश भेजने की बात है तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर डेटा भारत के बाहर भेजा जा सकता है।
क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। हाल ही में उन 3 नए आपराधिक कानूनों ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023। हम भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये कानून हमारे देश के मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ले चुका है। अगर हम इसके इतिहास या पृष्ठभूमि को देखें तो 1860 में आईपीसी आने से पहले भारत में संसदीय चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम और हिंदू मुस्लिम कानूनों के साथ साथ कई स्थानीय रीति रिवाज चलते थे। टीबी मैकाले की अध्यक्षता में 1837 में एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद 1860 में लागू किया गया। लेकिन अब 160 से भी ज्यादा सालों बाद हमने इसे बदलकर आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बना लिया है। इस नए कानून में सजा के तरीकों में एक बहुत ही मानवीय बदलाव किया गया है। अब छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधी को सीधे जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है, जैसे कि किसी सार्वजनिक स्थान की सफाई या सामाजिक कार्य करना। यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को भी काफी सख्त और स्पष्ट बनाया गया है। अब सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता की उम्र, जिसे बालिग माना जाता था, उसे 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता है तो इसे भी अब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक और बड़ा बदलाव राजद्रोह को लेकर है। नए कानून की धारा 152 के तहत पुराने राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। अब इसकी जगह उन गतिविधियों को दंडित किया जाएगा जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाती हैं, जैसे कि देश से अलग होने की कोशिश, शस्त्र विद्रोह या अलगाववाद को बढ़ावा देना। पहली बार संगठित अपराध को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी देकर हत्या, जमीन हड़पना और साइबर अपराध जैसी निरंतर चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को शामिल किया गया है। साथ ही समूह आधारित हिंसा, यानी जिसे हम अक्सर मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं, उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई समूह जाति, समुदाय, भाषा या विश्वास के आधार पर किसी की हत्या करता है तो दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। वहीं गंभीर चोट पहुंचाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हम बात करेंगे उस कानून की जो ये तय करता है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कैसे करेगी, अदालत में केस कैसे चलेगा और जमानत की प्रक्रिया क्या होगी। इस कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह ली है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो भारत में पहली बार 1861 में ऐसा कानून बना था, जिसे बाद में 1872 और 1882 में सुधारा गया। इसके बाद 1898, 1923 और 1955 में भी इसमें बड़े बदलाव हुए। अंत में 41वें विधि आयोग की सिफारिशों पर 1973 का सीआरपीसी बनाया गया था, जिसे अब हमने अपनी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया है। इस नए कानून में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए बहुत ही मानवीय प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और उसने अपनी अधिकतम सजा का 1/3 समय जेल में काट लिया है तो उसे बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है। वहीं अगर किसी ने अपनी अधिकतम सजा का आधा समय पूरा कर लिया है तो उसे जमानत देना अनिवार्य होगा। हालांकि यह नियम उन अपराधियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जिनकी सजा मौत या उम्र कैद है या जिन पर एक साथ कई केस चल रहे हैं। जांच प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाने के लिए अब पुलिस आरोपी की मेडिकल जांच की मांग कर सकती है, जिसमें बलात्कार के मामलों की जांच भी शामिल है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। न्याय को और भी सटीक बनाने के लिए अब मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान और यहां तक कि आवाज के नमूने लेने का आदेश दे सकते हैं। इससे अपराधियों को पकड़ना और उनके खिलाफ सबूत जुटाना आसान हो जाएगा। अक्सर लोग शिकायत करते थे कि अदालती मामलों में बहुत समय लगता है, लेकिन अब इस नए कानून में हर काम के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट जमा करने से लेकर पीड़ित को जांच की प्रगति की जानकारी देने, आरोप तय करने और फैसला सुनाने तक हर चीज के लिए अब पुलिस और अदालतों को एक निश्चित समय का पालन करना होगा। ये कदम न्याय को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ी क्रांति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हम भारत के न्याय तंत्र में आए बदलावों की अपनी इस सीरीज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस कानून ने 150 साल से भी पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है, जो ये तय करता था कि अदालतों में सबूत के तौर पर क्या पेश किया जा सकता है और क्या नहीं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1872 में बना पुराना कानून मुख्य रूप से कागजी सबूतों और गवाहों के बयानों पर आधारित था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारा बहुत सारा काम मोबाइल और कंप्यूटर पर होता है, पुराने नियमों को बदलना बहुत जरूरी हो गया था।
इस नए कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी वही कानूनी मान्यता दी गई है जो कागज पर लिखे दस्तावेजों को मिलती है। इसका मतलब है कि अब ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेज सर्वर, लॉग और अन्य डिजिटल डेटा को भी अदालत में सबूत के तौर पर पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा। यही नहीं, अब गवाही देने के लिए किसी गवाह को हमेशा शारीरिक रूप से अदालत में मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। ये कानून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौखिक साक्ष्य देने की अनुमति देता है। इससे उन गवाहों को बहुत आसानी होगी जो बहुत दूर रहते हैं या सुरक्षा कारणों से अदालत नहीं आ सकते। एक और बहुत बड़ा बदलाव संयुक्त विचारण को लेकर किया गया है। अगर किसी मामले में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हैं तो उन सभी पर एक साथ केस चलाया जाएगा। पहले अगर कोई एक आरोपी फरार हो जाता था या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता था तो केस अटक जाता था। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक अगर कोई आरोपी गायब भी है तब भी उस केस को संयुक्त विचारण के तौर पर ही देखा जाएगा। इससे कानूनी प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। इन तीनों नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने मिलकर हमारे देश की पूरी कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक, डिजिटल और तेज बना दिया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 पारित किया है। इस नए कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने पैसों वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है कि अन्य प्रकार की ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और उन्हें नियमबद्ध करने का रास्ता साफ किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट भी करे और उसे प्रमोट भी। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में नए आविष्कार हों, आर्थिक विकास बढ़े और सबसे जरूरी बात, हम सबके लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल माहौल तैयार हो सके। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को एक वित्त विधेयक के रूप में अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया गया था। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम। सरकार ने गेमिंग की दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत ऑनलाइन गेम्स को अब 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। सबसे पहली और अच्छी खबर यह है कि गेमिंग को अब आधिकारिक तौर पर एक वैध खेल के रूप में मान्यता मिल गई है। अब युवा मामले और खेल मंत्रालय इसके प्रचार और विकास के लिए खास दिशा निर्देश तैयार करेगा। इसके अलावा 2 और श्रेणियां बनाई गई हैं जिनमें ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स शामिल हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये सभी नियम उन हर तरह के गेम्स पर लागू होते हैं जो भारतीय यूजर्स को अपना लक्ष्य बनाते हैं। इसमें वे सेवाएं भी शामिल हैं जो भारत के भीतर से दी जा रही हैं और वे भी जो देश के बाहर से संचालित हो रही हैं। यानी कोई भी कंपनी कहीं से भी गेम चला रही हो, उसे भारत के नियमों को मानना ही होगा। अब बात करते हैं कड़े नियमों और उनके परिणामों की। सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे गेम जिनमें असली पैसा लगाया जाता है, उनके विज्ञापनों और उनसे जुड़े किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर बहुत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई मनी गेम्स ऑफर करता पाया जाता है तो उसे 3 इयर्स तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। ये अथॉरिटी ही तय करेगी कि कौन सा गेम किस श्रेणी में आता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन करेगी और अगर किसी यूजर को कोई शिकायत है तो उन शिकायतों का समाधान भी करेगी। ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को ये शक्ति देती है कि वो अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 से 2025 के बीच इसी नियम के तहत 1524 सट्टेबाजी और जुआ वाली वेबसाइटों और ऐप्स को बंद किया गया है। इसके अलावा आईटी नियम 2021 गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए मानक तय करते हैं, जिसमें कंपनियों को स्वनियामक संस्थाओं के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। हमारे नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और 112 भी अवैध आर्थिक गतिविधियों, साइबर अपराधों और बिना अनुमति की सट्टेबाजी पर कड़ी सजा का प्रावधान करती हैं। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये सुनिश्चित करता है कि गेमिंग कंपनियां भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह न करें। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 ये कानून हाल ही में लागू हुआ है और इसका मुख्य लक्ष्य हमारे देश में खेलों के प्रबंधन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। अगर हम भारत में खेलों के प्रशासन को समझे तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के अनुसार खेलों का नियमन करना मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे पहले हमारे पास 1984 की राष्ट्रीय खेल नीति थी, जिसे 2001 में सुधारा गया था। साथ ही 2007 का एक कानून भी है जो खेल के संकेतों को प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य बनाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कैबिनेट ने अब नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसने 2001 की पुरानी नीति की जगह ले ली है।
ये नई नीति 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य खेलों को एक जन आंदोलन बनाना, इसे शिक्षा के साथ जोड़ना और खेलों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल कर सके। अब बात करते हैं इस नए अधिनियम की खास बातों की। इस कानून के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना का प्रावधान है। इसमें एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एक राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति शामिल होगी। ये दोनों समितियां कई तरह के खेलों का नेतृत्व करेंगी और पूरे देश के लिए केवल एक ही ऐसी मुख्य समिति होगी। इसके अलावा हर विशिष्ट खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल संघ बनाए जाएंगे। ये सभी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़ी होंगी और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए इनकी राज्य और जिला स्तर पर अपनी संबद्ध इकाइयां भी होंगी। ये ढांचा ये सुनिश्चित करेगा कि गांव से लेकर ओलंपिक तक का सफर हमारे खिलाड़ियों के लिए आसान और पारदर्शी हो सके। अब बात करते हैं जो है राष्ट्रीय खेल बोर्ड। केंद्र सरकार इस बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और सरकार द्वारा तय किए गए अन्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों की नियुक्ति एक विशेष खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस बोर्ड के पास बहुत बड़ी शक्तियां होंगी। ये किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में मान्यता देगा और उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। एक बहुत जरूरी बात यह है कि केवल उन्हीं खेल निकायों को केंद्र सरकार से फंड मिलेगा जिन्हें इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगी। ये बोर्ड खेलों में नैतिकता बनाए रखने के लिए आचार संहिता के दिशा निर्देश जारी करेगा। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये बोर्ड किसी खेल निकाय को चलाने के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक संस्था भी बना सकता है। सबसे खास बात यह है कि महिलाओं और नाबालिग खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए ये बोर्ड एक सुरक्षित खेल नीति तैयार करेगा। साथ ही अब हर मान्यता प्राप्त खेल संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा, जिससे खेल संघों में पारदर्शिता बढ़ेगी। खेलों के दौरान होने वाले कानूनी झगड़ों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों। उनके साथ 2 अन्य सदस्य होंगे जो भारत सरकार के कानून मंत्रालय और खेल विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इस न्यायाधिकरण के पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां होंगी। हालांकि कुछ मामले इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं, जैसे ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाई खेलों के दौरान होने वाले विवाद या वे मामले जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघों या स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही डोपिंग से जुड़े विवादों की सुनवाई भी ये न्यायाधिकरण नहीं करेगा। खेल संघों में होने वाले चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र सरकार चुनाव अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल बनाएगी। हर राष्ट्रीय खेल निकाय को अपनी संबद्ध इकाइयों के चुनावों की निगरानी के लिए अपना चुनावी पैनल बनाना होगा। इससे खेलों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार कम होगा और सही टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026 पिछले साल बने खेल कानून के बाद अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे खेल संघों का कामकाज और भी पारदर्शी और खिलाड़ियों के पक्ष में हो। इन नए नियमों के अनुसार अब हर राष्ट्रीय खेल निकाय में 2 मुख्य हिस्से होंगे, एक आम सभा और दूसरी कार्यकारी समिति। सबसे अच्छी बात यह है कि अब इन निकायों में खिलाड़ियों की भागीदारी को अनिवार्य कर दिया गया है। आम सभा में कम से कम 4 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से 50% यानी कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। उनकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वे सक्रिय खेलों से संन्यास ले चुके हों। साथ ही आवेदन की तारीख से कम 1 साल पहले तक उन्होंने किसी भी ऐसी प्रतिस्पर्धी खेल प्रतियोगिता में भाग न लिया हो जो जिला, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन से जुड़ी हो। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जो खिलाड़ी खेल छोड़ चुके हैं वे अपने अनुभव से खेल प्रशासन को बेहतर बना सकें। महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी समिति में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। समिति में कुछ खास पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां कम से कम 4 महिला सदस्य मौजूद हों। इससे खेल के फैसलों में महिलाओं की आवाज को मजबूती मिलेगी। खेल संघों में होने वाले चुनावों को निष्पक्ष और धांधली से मुक्त रखने के लिए एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल बनाया जाएगा। नियम ये कहते हैं कि इस पैनल में हर समय कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए जो चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे। अयोग्य घोषित करने के नियमों को भी बहुत सख्त रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है और उसे जेल की सजा हुई है तो वो खेल निकाय का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये कदम खेल प्रशासन में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए उठाया गया है ताकि खेलों की शुचिता बनी रहे। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में खेलों को चलाने वाली संस्थाएं अंदरूनी तौर पर कैसे काम करती हैं, जिसे हम राष्ट्रीय खेल निकायों की संरचना कहते हैं। किसी भी बड़े खेल संघ को निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से चलाने के लिए कुछ खास कमेटियों और पदों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले आती है आम सभा, जो किसी भी संस्था की सबसे बड़ी सभा होती है।
इसमें खेल से जुड़ी हर संबद्ध इकाई के बराबर संख्या में प्रतिनिधि और पदेन सदस्य शामिल होते हैं ताकि हर क्षेत्र की आवाज सुनी जा सके। इसके बाद आती है कार्यकारिणी समिति, जो रोजमर्रा के बड़े फैसले लेती है। इस समिति में कम से कम 15 मेंबर्स होने चाहिए, जिनमें विविधता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें कम से कम 4 वुमेन का होना जरूरी है और कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन्स यानी खिलाड़ी होने चाहिए। साथ ही इसमें एथलीट कमेटी के 2 सदस्य और अन्य पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। संस्था की शुचिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक आचार समिति होती है और किसी भी झगड़े या मतभेद को सुलझाने के लिए एक विवाद निवारण समिति बनाई जाती है। इनके अलावा खिलाड़ियों की जरूरतों और उनके पक्ष को रखने के लिए एक विशेष एथलीट कमेटी भी होती है। अब बात करते हैं मुख्य पदों की। सबसे ऊपर होते हैं अध्यक्ष, जो उस राष्ट्रीय खेल निकाय के प्रमुख होते हैं। इनका काम कार्यकारिणी समिति और आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। प्रशासन को चलाने की असली जिम्मेदारी महासचिव की होती है। ये प्रशासन के मुखिया होते हैं और कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा द्वारा लिए गए सभी फैसलों को जमीन पर लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंत में आते हैं कोषाध्यक्ष, जिनका काम पैसों का हिसाब किताब रखना है। ये खेल निकाय के फंड और खातों के संरक्षक होते हैं ताकि आर्थिक पारदर्शिता बनी रहे। 5 Years ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में इस नीति ने अपने सफल 5 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि NEP 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी। ये आजादी के बाद हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में नीतियां आई थीं। आइए समझते हैं कि इस नई नीति ने हमारी पढ़ाई के तरीके को कैसे बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। अब बच्चों की पढ़ाई पुराने 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के नए ढांचे पर आधारित है। इसमें 8 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक विशेष ढांचा तैयार किया गया है। सरकार का बड़ा लक्ष्य ये है कि कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर ले, यानी वो समझ के साथ पढ़ सके और बुनियादी गणित कर सके। इसके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म को 133 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। भाषा को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे बहुभाषावाद कहा जाता है। अब कक्षा 5 और संभव हो तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन के तरीकों को सुधारने के लिए परख नाम की एक राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है, जो मानक तय करती है। शिक्षकों के लिए भी अब हर साल 50 घंटे का निरंतर व्यावसायिक विकास अनिवार्य है और छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अब स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की होगी, जिसमें मल्टीपल एग्जिट की सुविधा है। यानी अगर कोई छात्र 1 या 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया गया है, जहां आपके अंक सुरक्षित रहेंगे। पूरी उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव है, जिसके 4 अलग अलग विभाग होंगे। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NCIVE और शिक्षा में तकनीक को जोड़ने के लिए NETF जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। ये नीति रटने वाली पढ़ाई को खत्म कर सोचने और समझने वाली शिक्षा की ओर एक बड़ा कदम है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के उन बड़े लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के भविष्य और बच्चों की पढ़ाई का चेहरा बदलने वाले हैं। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ खास समय सीमाएं और लक्ष्य तय किए हैं। सबसे बुनियादी लक्ष्य है प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करना। इसका सीधा मतलब यह है कि कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चा बुनियादी तौर पर पढ़ना लिखना और सरल गणित समझना सीख जाए। शिक्षा के विस्तार की बात करें तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल किया जाए, यानी देश का हर बच्चा स्कूल की दहलीज तक पहुंचे और अपनी पढ़ाई पूरी करे। इस बड़े बदलाव के लिए पैसों की भी जरूरत होगी, इसलिए नीति में यह तय किया गया है कि शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर देश की कुल GDP का 6% किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन के अनुपात को 50% तक ले जाया जाए, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होगी। इसके साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्वरूप को भी बदला जाएगा। साल 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य है, जहां एक ही जगह पर छात्र अलग अलग विषयों जैसे विज्ञान, कला और संगीत की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हम देख रहे हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सरकार ने कई शानदार योजनाएं और पहल शुरू की हैं। आइए जानते हैं कि NEP 2020 के तहत कौन सी मुख्य योजनाएं हमारा भविष्य बदल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं निपुण भारत मिशन की। इसका लक्ष्य बहुत सीधा और जरूरी है, ये सुनिश्चित करना कि साल 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक हर बच्चा समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित में माहिर हो जाए।
उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है, जो पूरे देश के शोधकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के लेख और जर्नल उपलब्ध कराएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। पीएमई विद्या के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए विशेष डीटीएच चैनल शुरू किए गए हैं और प्रशस्त जैसे टूल के जरिए विकलांगता की शुरुआती जांच को आसान बनाया गया है। छात्रों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है और व्यावहारिक सीखने पर जोर देता है। वहीं विद्यांजलि के जरिए समाज के लोग और कंपनियां स्कूलों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए स्कूल शिक्षा के प्रदर्शन पर रियल टाइम डेटा रखा जा रहा है, ताकि सही फैसले लिए जा सकें। साल 2024 में 2 और बड़ी योजनाएं आईं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत देश के टॉप 860 संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा रहा है। वहीं स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म अब एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कोर्स करवा रहा है। इन कोशिशों का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है। हाल ही में IQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के आंकड़े गवाह हैं। भारत की उपस्थिति में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 में जहां सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज थीं, वहीं अब 54 भारतीय यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका, यूके और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। इस बार 8 नई भारतीय यूनिवर्सिटीज जुड़ी हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसमें IIT का दबदबा बरकरार है, जिसमें IIT दिल्ली दुनिया भर में 123वें स्थान पर रहकर भारत में सबसे आगे है। भारत में उच्च संस्थानों को परखने के लिए हमारे अपने तंत्र भी बहुत मजबूत हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था, हर साल पढ़ाई संसाधनों और रिसर्च के आधार पर कॉलेजों को रैंक करता है। इसके अलावा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण साल 2010-11 से लगातार शिक्षकों, छात्रों के नामांकन और बुनियादी ढांचे जैसे आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, ताकि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हम एक ऐसे कानून पर बात करेंगे जो हमारे समाज की आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान का सबसे बड़ा आधार है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस महत्वपूर्ण कानून ने हाल ही में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। यह कानून हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सीडो संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत घरेलू हिंसा को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसके खिलाफ एक विशेष कानून बनाना अनिवार्य था। इस कानून की सबसे बड़ी खूबी इसकी घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा है। इसमें न केवल शारीरिक और यौन शोषण शामिल है, बल्कि मानसिक, मौखिक और आर्थिक शोषण को भी अपराध माना गया है। अगर किसी महिला या उसके रिश्तेदारों को दहेज की अवैध मांगों के लिए परेशान किया जाता है, तो वो भी इसी कानून के दायरे में आता है। ये कानून सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों या साझा घर में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है। इस कानून के तहत महिलाओं को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे वो घर महिला के नाम पर हो या न हो। इसके अलावा अदालत बच्चों की अस्थायी कस्टडी, महिला और बच्चों के खर्चे के लिए मौद्रिक आदेश और हुए नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान भी कर सकती है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाया गया है। इसमें संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो पीड़ित महिला की मदद करते हैं, कानूनी सहायता दिलाते हैं और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजते हैं। साथ ही एनजीओ और सरकारी एजेंसियां सेवा प्रदाता के रूप में काउंसलिंग, रहने की जगह और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराती हैं। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाए और अधिकारियों को ट्रेनिंग दे। न्याय की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए इसमें समय सीमा तय की गई है, जहां महिला को 60 दिनों के भीतर सिविल उपचार मिल सकते हैं। सबूतों के मामले में पीड़ित महिला की अकेली गवाही को भी सबूत के तौर पर मान्य माना गया है, जिससे महिला पर पड़ने वाला बोझ कम होता है। और अगर कोई अदालत के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल या भारी जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। पॉश एक्ट 2013। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दायरे को और भी व्यापक बना दिया है, जिससे महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। डॉक्टर सोहेल मलिक बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला का उत्पीड़न उसके अपने कार्यालय के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो भी वो महिला अपने खुद के कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है। इसका मतलब ये है कि अब एक ऑफिस की समिति दूसरे ऑफिस के कर्मचारी के खिलाफ भी जांच करने का अधिकार रखेगी, बशर्ते पीड़ित महिला वहां कार्यरत हो।
इस कानून की शुरुआत साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देशों से हुई थी। कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न में कई तरह के अवांछित व्यवहार शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक संपर्क बनाना, यौन संबंधों की मांग करना, अश्लील टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या कोई भी ऐसा शारीरिक या मौखिक आचरण जो महिला को असहज करे। यहाँ कार्यस्थल की परिभाषा भी बहुत विस्तृत है। इसमें न केवल ऑफिस की इमारत शामिल है, बल्कि नौकरी के दौरान की गई कोई भी यात्रा या कंपनी द्वारा दी गई गाड़ी भी कार्यस्थल मानी जाती है। ये कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें पीड़ित महिला का मतलब केवल कर्मचारी नहीं है, इसमें क्लाइंट, ग्राहक और यहां तक कि घरेलू कामगार भी शामिल हैं। शिकायतों को सुलझाने के लिए 2 स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं। पहला है आंतरिक शिकायत समिति, जो हर उस ऑफिस में होगी जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। दूसरा है स्थानीय शिकायत समिति, जो जिला स्तर पर उन संस्थानों के लिए काम करती है जहां आईसीसी नहीं है। स्थानीय समिति में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से आधी महिलाएं होनी चाहिए। इसकी अध्यक्ष समाज सेवा के क्षेत्र की कोई प्रतिष्ठित महिला होती है और इसमें एनजीओ के सदस्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी भी शामिल होते हैं। इन दोनों ही समितियों के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समितियों के पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां होती हैं, जिससे वे गवाहों को बुला सकती हैं और सबूतों की जांच कर सकती हैं। हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसे हम कार्यस्थल पर शिकायतों के निवारण का तंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था मुख्य रूप से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस व्यवस्था की शुरुआत होती है शिकायत समिति से। हर उस दफ्तर या संस्थान में जहां 10 और मोर एम्प्लॉइज काम करते हैं, वहां एक आंतरिक शिकायत समिति, जिसे आईसीसी कहते हैं, बनाना अनिवार्य है। इस समिति में कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिनमें से कम 50% वुमेन होनी चाहिए। इस समिति को एक दीवानी अदालत जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वहीं छोटे संस्थानों के लिए, जहां 10 से कम कर्मचारी हैं, जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति बनाई जाती है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। कोई भी पीड़ित महिला या उसकी अनुपस्थिति में उसका कानूनी वारिस घटना के विदिन 3 मंथ्स के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर समिति को सही लगे तो वो इस समय सीमा को आगे भी बढ़ा सकती है। शिकायत मिलने के बाद समिति सुलह की कोशिश कर सकती है, लेकिन याद रहे कि इसमें किसी भी तरह का मौद्रिक समझौता यानी पैसों का लेन देन नहीं हो सकता। अगर सुलह नहीं होती तो समिति जांच शुरू करती है। समिति मामले को पुलिस को भेज सकती है या खुद जांच कर सकती है, जिसके लिए 90 डेज लिमिट तय की गई है और जांच खत्म होने के 10 डेज के भीतर रिपोर्ट देनी होती है। जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आईसीसी सेवा नियमों के आधार पर सजा की सिफारिश करती है। यदि पीड़ित महिला या आरोपी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें अपील करने का अधिकार है और वे विदिन 90 डेज के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम गलत शिकायत को लेकर भी है। अगर ये पाया जाता है कि शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण थी तो आईसीसी शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। इन सब के बीच सबसे ऊपर है गोपनीयता बनाए रखना। कानून के अनुसार शिकायत करने वाले की पहचान और मामले के विवरण को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने ऐसे कई ठोस कदम और डिजिटल सिस्टम भी बनाए हैं जो अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों की मदद करने में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन सी मुख्य योजनाएं और तकनीकें हैं जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कवच तैयार कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस की। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड है जिसमें देश भर के यौन अपराधियों की जानकारी जमा रहती है। इससे हमारी पुलिस और जांच एजेंसियों को अपराधियों की पहचान करने और उन पर नजर रखने में बहुत मदद मिलती है, जिससे नए अपराधों को रोकने में आसानी होती है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की तुरंत मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना चलाई जा रही है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, यहाँ एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला को चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, कानूनी सलाह और रहने के लिए अस्थायी आश्रय जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। इससे महिला को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जांच प्रक्रिया को और भी तेज बनाने के लिए यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली बनाई गई है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि आपराधिक कानून अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी हो। इसकी ऑनलाइन निगरानी सीधे बड़े अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो महिलाएं अपराध, हिंसा या मानसिक तनाव का सामना कर चुकी हैं, उनके पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह योजना चलाई जा रही है। ये योजना उन महिलाओं को संस्थागत सहायता और सहारा देती है ताकि वे समाज में वापस लौट सकें और अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें। अंत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए उज्ज्वला योजना एक बहुत बड़ा हथियार है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक यौन शोषण के लिए होने वाली तस्करी को रोकना और सामाजिक जागरूकता के जरिए पीड़ित महिलाओं को बचाकर उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। ये सभी प्रयास मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जहां हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। हाल ही में ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। इन संस्थाओं पर एफसीआरए 2010 की धारा 7 के उल्लंघन का आरोप था। अब समझते हैं कि ये धारा 7 क्या है। ये नियम बहुत सीधा है। कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसे इस कानून के तहत विदेशी चंदा मिला है वह उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है। अगर कोई अनिवासी भारतीय अपनी निजी बचत से सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए पैसा भेजता है तो उसे विदेशी चंदा नहीं माना जाता। विदेशी चंदा का मतलब किसी भी विदेशी स्रोत से मिलने वाला दान, सामान, विदेशी मुद्रा या सुरक्षा है। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच और मंजूरी देने में मदद करती है। साल 2020 के संशोधन के बाद इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसमें एनजीओ के हर पदाधिकारी का आधार जमा करना जरूरी है। साथ ही विदेशी पैसा प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की विशिष्ट शाखाओं में एक नामित एफसीआरए खाता खुलवाना पड़ता है। इस खाते में विदेशी चंदे के अलावा कोई दूसरा पैसा नहीं रखा जा सकता और न ही इसे किसी और को भेजा जा सकता है। एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 5 साल की होती है और एनजीओ को इसकी समय सीमा खत्म होने से 6 महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। सरकार ने एक और सख्त बदलाव ये किया है कि अब विदेशी चंदे का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चों के लिए अधिकतम 20% ही किया जा सकता है, जो पहले 50% था। यानी ज्यादातर पैसा उसी काम पर खर्च होना चाहिए जिसके लिए वो मिला है। इसके अलावा हर साल अपनी कमाई और खर्च की रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार जांच के बाद बचे हुए विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है। ये सभी नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि विदेशी पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में न हो सके और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। वक्फ एक्ट 2025। हाल ही में संसद ने इस कानून को पारित किया है, जिससे वक्फ संपत्तियों को संभालने के पुराने तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। सरल शब्दों में यह एक प्रकार का धर्मार्थ बंदोबस्त है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कल्याण के कामों के लिए दान कर देता है, जैसे कि मस्जिद, स्कूल या अस्पताल बनाना, तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। वक्फ एक अरबी शब्द है और इसका जिक्र हदीसों में मिलता है। भारत में 8वीं शताब्दी के दौरान वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रांतीय और जिला अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें सदरे सूबा और सदरे सरकार कहा जाता था। अब बात करते हैं 2025 के इस नए कानून की खास बातों की। इस कानून का मुख्य फोकस वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, हितधारकों के सशक्तिकरण और सर्वे करने के तरीकों को आधुनिक बनाने पर है। इस कानून के तहत अब केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो उस संपत्ति का कानूनी मालिक हो। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ अलल औलाद को लेकर है। अब इसके नाम पर वारिस हो, खासकर महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों को छीना नहीं जा सकेगा। पारदर्शिता लाने के लिए अब सभी वक्फ संपत्तियों का एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है, जिसे वक्फ न्यायाधिकरण की अनुमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अक्सर वक्फ संपत्तियों के दावों को लेकर विवाद होते थे, इसलिए नए कानून में यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अगर कोई विवाद होता है तो राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी इसकी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। साथ ही अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत इन रिकॉर्ड्स का निरीक्षण भी किया जा सकेगा। अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी वक्फ संपत्ति की जरूरत पड़ती है तो सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत वक्फ बोर्ड की सलाह से उसे अधिग्रहित कर सकती है। अंत में पूरे देश में वक्फ के कामकाज पर नजर रखने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद को और भी शक्तिशाली बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वक्फ मंत्री करेंगे। इस परिषद के पास अब वक्फ बोर्डों को सीधे निर्देश देने और खुद की पहल पर कार्रवाई करने की शक्ति होगी। इसके सदस्यों में सांसद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, ताकि वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद लोगों के भले के लिए हो सके। अब हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे विषयों पर बात करेंगे जो हमारी शासन व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हैं। पहला है उम्मीद पोर्टल और दूसरा है अनिवार्यता का सिद्धांत। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय में निगरानी, सत्यापन और अपलोडिंग के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल मुख्य रूप से एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के तहत काम करता है। इस पोर्टल की कुछ खास विशेषताएं इसे बहुत आधुनिक बनाती हैं। इसके जरिए सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंट्री तैयार की जाएगी। साथ ही इसमें GIS मैपिंग और शिकायतों के ऑनलाइन निवारण की सुविधा भी दी गई है। इसका महत्व इस बात में है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
इन संपत्तियों का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन और समाज कल्याण जैसे नेक कामों में बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे कानूनी विषय की, जिसे अनिवार्यता का सिद्धांत कहा जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष रखा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये सिद्धांत दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1954 के शिरूर मठ मामले में विकसित किया गया था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये तय करना है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं धर्म का अनिवार्य हिस्सा हैं और कौन सी नहीं। जो प्रथाएं अनिवार्य होती हैं उन्हें ही संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होता है। ये सिद्धांत धर्म की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न करे। 8. गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। सेंसस 2027। हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जनगणना क्या होती है, तो इसे सरल भाषा में समझिए कि ये हमारे पूरे देश के लोगों की एक गिनती है, जिससे सरकार को ये पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं। ये जनगणना 2027 का काम 2 अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करना और घरों की गणना का काम किया जाएगा, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण जनसंख्या गणना का होगा, जो फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें हर व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार की जनगणना बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसका मतलब है कि अब पेन और कागज के बजाय मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि इस बार की जनगणना में जातिगत डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा, जिसे जनसंख्या गणना वाले चरण के दौरान ही दर्ज किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक और सटीक बनाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सरकार ने एक खास पोर्टल बनाया है जिसे जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली कहा जाता है। इस पोर्टल की मदद से अधिकारी घर बैठे देख पाएंगे कि काम कितनी तेजी से और सही तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, इस बार डेटा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जनगणना एक सेवा के रूप में का मॉडल अपनाया गया है। इससे सभी मंत्रालयों को साफ सुथरा और मशीनों द्वारा पढ़ा जा सकने वाला डेटा मिलेगा, ताकि वे जनता के लिए अच्छी योजनाएं बना सकें। अंत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार आम जनता को खुद अपनी जानकारी भरने यानी स्वयं गणना करने का विकल्प भी दिया जाएगा। भारत की जनगणना यानी इंडिया सेंसस। भारत में जनगणना करना केवल एक प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक जनादेश है, जिसका अर्थ है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जनगणना को संघ सूची यानी यूनियन सब्जेक्ट में रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे देश की गिनती कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी आधार देने के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 कहा जाता है, और यही कानून पूरी जनगणना प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कानूनी नींव प्रदान करता है। इस विशाल कार्य को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय निभाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जनगणना के जरिए हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर का डेटा इकट्ठा करते हैं, जिसमें लोगों की जनसंख्या यानी डेमोग्राफी, उनके मकानों की स्थिति यानी हाउसिंग, धर्म और साक्षरता यानी लिटरेसी की जानकारी गांव के स्तर तक जुटाई जाती है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में पहली जनगणना साल 1872 में आयोजित की गई थी और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हमारी पिछली सबसे हालिया जनगणना साल 2011 में पूरी हुई थी। इसके बाद हर 10 साल में होने वाली ये जनगणना साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित करना पड़ा था। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत की जाती है। ये अधिकारी गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं और इनके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इनके मुख्य कार्यों में सबसे पहले आता है आवास और जनसंख्या की गणना करना, जिससे देश के हर नागरिक और घर का हिसाब मिल सके। इसके अलावा वे नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रबंधन भी करते हैं, जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करता है। इनके अन्य कार्यों में नमूना पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और मातृभाषा सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण सर्वे शामिल हैं, जो देश की नीति निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आधार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसानों और किसान समूहों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया है।
आधार की सबसे बड़ी खूबी इसकी विशिष्टता है, क्योंकि ये 12 अंकों का एक अनूठा पहचान नंबर होता है और कोई भी निवासी दूसरा डुप्लीकेट नंबर नहीं बनवा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति के बायोमेट्रिक से जुड़ा होता है। इसे UIDAI द्वारा जारी किया जाता है और वही इसे निष्क्रिय करने का अधिकार भी रखता है। ये एक रैंडम नंबर है जो किसी व्यक्ति की जाति, धर्माय या स्वास्थ्य जैसी निजी जानकारियां दर्ज नहीं करता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आधार भारत के निवासियों के लिए पते और पहचान का प्रमाण तो है, लेकिन ये नागरिकता या अधिवास का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। इसकी तकनीक इतनी उन्नत और स्केलेबल है कि निवासी का डेटा केंद्र में सुरक्षित रहता है और देश में कहीं से भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। सरकार इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण करती है, जिससे बैंक खातों के माध्यम से सीधे लोगों तक पैसा सुरक्षित और कम लागत में पहुंचता है। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारें उन योजनाओं के लिए आधार मांग सकती हैं जिनका पैसा भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से आता है, ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, जिसे हम टारगेटेड डिलीवरी कहते हैं। हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सभी UIDAI के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत यानी उत्पत्ति की बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय है। इसका सरल अर्थ यह है कि इसे भारत सरकार ने साल 2016 में आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत कानून बनाकर स्थापित किया था। ये प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि एक वैधानिक निकाय बनने से पहले साल 2009 से UIDAI योजना आयोग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। अब बात करते हैं इसके कार्यों की कि आखिर ये संस्था क्या काम करती है। इसका सबसे प्रमुख काम लोगों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जिसे हम आधार नंबर कहते हैं। ये संस्था आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि आधार बनने से लेकर उसके इस्तेमाल के वेरिफिकेशन तक आधार के पूरे जीवन चक्र के हर चरण का संचालन और प्रबंधन यही संस्था देखती है। इसके अलावा UIDAI ये भी सुनिश्चित करता है कि आधार नंबर धारकों की पहचान की जानकारी और उनके प्रमाणीकरण का रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसकी गोपनीयता बनी रहे। अंत में व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के लिए जो भी नीतियां, प्रक्रियाएं और सिस्टम बनाए जाते हैं, उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भी इसी प्राधिकरण की होती है। आधार की संवैधानिकता को लेकर साल 2018 में जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने आधार अधिनियम 2016 को संवैधानिक माना, लेकिन कुछ जरूरी शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने कहा कि आधार का मेटाडेटा 6 महीने से ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता और ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों जैसे आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने ये साफ कर दिया कि सोशल वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तो आधार अनिवार्य हो सकता है, लेकिन बैंक खाता खोलने या मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए किसी को आधार देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही निजता के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य किसी भी निजी कंपनी के साथ आधार डेटा साझा करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसी क्रम में बीमा नियामक IRDA ने भी बीमा कंपनियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों से KYC के लिए आधार या पैन कार्ड अनिवार्य रूप से न मांगे और इसे केवल तभी स्वीकार करे जब ग्राहक खुद अपनी मर्जी से इसे देना चाहे। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D के तहत नियमों को थोड़ा सख्त कर दिया है। ये सख्ती उन OCI कार्ड धारकों के लिए है जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं या जिन्हें किसी मामले में दोषी पाया गया है। अगर हम OCI कार्ड के इतिहास को समझें तो इसकी शुरुआत साल 2005 में नागरिकता कानून में एक संशोधन के जरिए की गई थी। आगे चलकर साल 2015 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और पहले से चल रहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO कार्ड को OCI के साथ मिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सभी पुराने PIO कार्ड धारक अपने आप ही OCI श्रेणी में आ गए। इसी सिलसिले में एक दिलचस्प खबर हाल ही में आई जब भारत के प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में रह रहे छठी पीढ़ी के भारतीयों के लिए भी OCI कार्ड देने की घोषणा की। यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लेना जरूरी है कि OCI का मतलब दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। भारत का कानून एक साथ दो देशों का नागरिक होने की अनुमति नहीं देता। साथ ही जो लोग विदेशी सेना में काम कर रहे हैं या वहां से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें OCI कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती है। अब सवाल आता है कि ये कार्ड वापस कब लिया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम की धारा 7D कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई हो या उस पर कोई ऐसा आरोप लगा हो जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो तो उसका OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा भी कार्ड रद्द करने के कुछ अन्य आधार हैं, जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके ये कार्ड हासिल किया हो या वो भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाए।
अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा बनता है या हमारे विदेशी देशों के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश करता है तो भी उसका कार्ड छीना जा सकता है। ओसीआई कार्ड धारकों के पास कुछ पाबंदियां भी होती हैं। उनके पास वोट देने का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। वे भारत के बड़े संवैधानिक पदों पर भी नहीं बैठ सकते, जैसे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 58, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66, सुप्रीम कोर्ट के जज आर्टिकल 124 या हाई कोर्ट के जज आर्टिकल 217। वे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य भी नहीं बन सकते। सरकारी नौकरियों में भी उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, जैसा अनुच्छेद 16 के तहत आम नागरिकों को मिलता है। वे तब तक किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार विशेष रूप से उसकी अनुमति न दे। इसके अलावा अगर उन्हें भारत में रिसर्च, पर्वतारोहण, मिशनरी काम या पत्रकारिता करनी हो या किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना हो तो उन्हें पहले विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 जारी किया है। ये आदेश नए बनी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत लाया गया है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने कुछ खास लोगों को पासपोर्ट और वीजा के नियमों से छूट दी है। इस नए आदेश के अनुसार ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही तय सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को भी इस नियम से राहत दी गई है। वे तिब्बती नागरिक जिनके पास वैध पंजीकरण और विशेष परमिट है उन्हें भी छूट मिली है। एक बहुत ही खास बात यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उन धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भी छूट दी गई है, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे, भले ही उनके दस्तावेज वैध न हो। साथ ही वे पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक भी इस दायरे में आते हैं जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। वीजा की छूट उन विदेशियों को भी दी गई है जिनके पास राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट हैं और जिनके देशों के साथ भारत का विशेष समझौता है। इसके अलावा जो लोग वीजा ऑन अराइवल के हकदार हैं या वे विदेशी सैन्य कर्मी जो नौसैनिक युद्धपोत के जरिए भारत आ रहे हैं, उन्हें भी नियमों में ढील दी गई है। ये सब कुछ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बड़े ढांचे का हिस्सा है, जिसने पुराने 4 कानूनों, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 को आपस में मिलाकर एक कर दिया है। अब केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो देश में आने और बाहर जाने के लिए विशेष इमिग्रेशन पोस्ट तय कर सके। इसके लिए एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन भी बनाया गया है जो वीजा जारी करने और विदेशियों के भारत में रहने या घूमने फिरने की निगरानी करेगा। अब किसी भी विदेशी के लिए भारत पहुंचते ही एक पंजीकरण अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, जो कंपनियां उन्हें लाती हैं, जो शिक्षण संस्थान और अस्पताल उन्हें सेवा देते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वे उन विदेशियों की जानकारी सरकार को दे। नियमों को सख्त बनाते हुए ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुलिस के पास भी अब ज्यादा अधिकार हैं। हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। साथ ही नागरिक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी ऐसी जगह को बंद कर सकते हैं या वहां विदेशियों का जाना प्रतिबंधित कर सकते हैं जहां वे अक्सर आते जाते हों। लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। हाल ही मेंसमी-उल्ला बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है जब हमें देश के लैंड रजिस्ट्रेशन और टाइटलिंग सिस्टम में एक बुनियादी सुधार करना चाहिए। इस मामले की गहराई में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस नियम को रद्द कर दिया है जिसमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए म्यूटेशन का सबूत देना अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट ने एक बार फिर ये स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज करना है कि मालिकाना हक साबित करना। साल 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जब आप किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो केवल ये बताता है कि 2 लोगों के बीच सौदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं, वह केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने की एक अलग प्रक्रिया है जो आपको उस जमीन का असली मालिक नहीं बनाती। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने के गोपी बनाम सब रजिस्ट्रार केस 2025 में भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी भी सब रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं देता कि वो जमीन के असली मालिकाना हक या टाइटल की जांच करे। सब रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इतना है कि वो ये देखे कि कागजी कार्रवाई पूरी है या नहीं और क्या दोनों पक्षों ने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए हैं। भारत के संविधान के नजरिए से देखें तो 7वीं अनुसूची के तहत जमीन एक राज्य का विषय है, जबकि दस्तावेजों का पंजीकरण संवर्ती सूची का हिस्सा है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में भारत डीड्स लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पालन करता है जहां केवल सौदे का दस्तावेज दर्ज होता है। सरकार उस जमीन के मालिकाना हक की गारंटी नहीं देती।
भूमि पंजीकरण प्रणाली के प्रकार। जब भी कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना जरूरी होता है और दुनिया भर में इसे करने के मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका है विलेख पंजीकरण प्रणाली। इस सिस्टम में जो भी कानूनी दस्तावेज या विलेख होते हैं उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तो किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल पंजीकरण हो जाने से ही मालिकाना हक की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। इस प्रणाली में अगर आपको अपनी मालिकियत साबित करनी है तो आपको पुराने दस्तावेजों की पूरी कड़ी या श्रृंखला को खंगालना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि पिछले सालों में ये जमीन किस किस के पास रही और क्या वे सभी लेन देन सही थे। इसके बाद दूसरी प्रणाली आती है जिसे शीर्षक पंजीकरण या टॉरेंस प्रणाली कहा जाता है। ये व्यवस्था पहले वाली से काफी अलग और सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें किया गया पंजीकरण मालिकाना हक का अंतिम और निर्णायक सबूत होता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सरकार खुद इस रजिस्टर की शुद्धता की गारंटी लेती है। यहाँ जमीन का मालिकाना हक तभी बदलता है जब उसका नया पंजीकरण हो जाए। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर मालिक को मालिकाना हक का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो ये पक्का करता है कि वो जमीन कानूनी रूप से उसी की है। भारत में जमीन की रजिस्ट्री का मौजूदा सिस्टम कैसे काम करता है? अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस पुराने और उलझे हुए सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके लिए सबसे बड़ा नाम है DILRMP, जिसका पूरा नाम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य पुरानी मैनुअल व्यवस्था को हटाकर एक ऐसी डिजिटल प्रणाली बनाना है जहां सरकार खुद मालिकाना हक की गारंटी दे सके। इस बड़े बदलाव को सच करने के लिए सरकार ने कई आधुनिक पहल की हैं। सबसे पहली और अनोखी पहल है ULPIN, जिसे हम भू आधार भी कहते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही हर जमीन के टुकड़े के लिए 14 अंकों का एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक ID जारी किया जा रहा है। ये ID जमीन की भौगोलिक स्थिति यानी जियो कोऑर्डिनेट्स पर आधारित होती है, जिससे जमीन के सौदों में धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण तकनीक है NGDRS या ई रजिस्ट्रेशन। ये आम नागरिकों को सशक्त बनाती है क्योंकि इसके जरिए आप घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज ऑनलाइन भर सकते, हैम फीस जमा कर सकते, हैंड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहां तक कि प्रमाणित प्रतियां भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब ई-कोर्ट को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि अदालतों के पास जमीन की एकदम सटीक और ताजा जानकारी होगी, जिससे जमीन से जुड़े झगड़ों का निपटारा बहुत तेजी से हो सकेगा। भाषा की दीवार को तोड़ने के लिए सरकार लैंड रिकॉर्ड का लिप्यंतरण भी कर रही है। इसका मतलब है कि अब जमीन के रिकॉर्ड या अधिकारों के रिकॉर्ड को स्थानीय भाषा से बदलकर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी 22 भाषाओं में पढ़ा जा सकेगा। सिर्फ केंद्र ही नहीं, अलग अलग राज्यों ने भी अपने स्तर पर जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए बेहतरीन पोर्टल शुरू किए हैं। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना काधरणी पोर्टलयाभू भारतीय पोर्टल जमीन के प्रशासन को आधुनिक बना रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक में कावेरी पोर्टल ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े सुधार किए हैं और पश्चिम बंगाल का बांग्लार भूमि प्लेटफॉर्म लोगों को उनकी संपत्ति के रिकॉर्ड तक आसान पहुंच प्रदान कर रहा है। इन सभी प्रयासों का एक ही मकसद है, जमीन के लेन देन को पारदर्शी, सुरक्षित और विवाद मुक्त बनाना। 5 Years ऑफ स्वामित्व स्कीम। हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के गांवों की तस्वीर बदल दी है। इस योजना का नाम है स्वामित्व, जिसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस क्रांतिकारी योजना ने अपने सफल 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई थी। इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय को दी गई, जो राज्यों के राजस्व विभागों, पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक की अहम भूमिका है, जहां सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मुख्य तकनीकी भागीदार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वामित्व योजना के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो इसे खास बनाते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क। यह एक ऐसा आधुनिक सिस्टम है जो जमीन पर सटीक नियंत्रण बिंदु स्थापित करता है, जिससे जमीन की सीमाओं को एकदम सही तरीके से नापा जा सके। इसका दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है ड्रोन मैपिंग। गांवों के रिहायशी इलाकों का सर्वे करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि संपत्ति के सटीक नक्शे बनाए जा सके और लोगों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज यानी प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा सके। इसके साथ ही IEC पहल के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि गांव के हर व्यक्ति को इस योजना के फायदों के बारे में पता चल सके। अंत में इस योजना का एक बड़ा लाभ ग्राम मानचित्र को बेहतर बनाना है। ड्रोन से मिली भौगोलिक जानकारी का उपयोग करके ग्राम पंचायतें अपने विकास की योजनाएं ज्यादा बेहतर और सटीक तरीके से बना पा रही हैं। इस योजना ने न केवल विवाद कम किए हैं, बल्कि ग्रामीणों के लिए अपनी संपत्ति पर लोन लेना भी आसान बना दिया है। ट्राइबल गवर्नेंस।
हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत शामिल होने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए, जिसने इस विषय को फिर से चर्चा में ला दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये छठी अनुसूची क्या है। इसे संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत बारदोलोई समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। यह राज्यपाल को ये शक्ति देती है कि वे छठी अनुसूची वाले राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बना सकें। एक एडीसी में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुल 10 ऐसी परिषदें काम कर रही हैं। इन परिषदों के पास बहुत ताकत होती है। वे जंगलों के प्रबंधन, खेती, विरासत, शादी और अपने सामाजिक रीति रिवाजों पर खुद के कानून बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जमीन का लगान वसूलने, टैक्स लगाने और खनिजों की खुदाई पर रॉयल्टी लेने का भी अधिकार होता है। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। इसके तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार अपना काम तो करती है, लेकिन राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। वे चाहे तो किसी कानून में बदलाव कर सकते हैं और आदिवासियों की सलाह के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद बना सकते हैं। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए निर्देश तो दे सकती है, लेकिन वो पूरा प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकती। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई गांवों का समूह होती है। राज्यपाल को हर साल या राष्ट्रपति के मांगे जाने पर इन क्षेत्रों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। इस संदर्भ में साल 1997 का समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला बहुत मशहूर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों की जमीन को खनन के लिए निजी कंपनियों को देना अवैध है। अंत में यह जानना जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे मिलता है। अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि कौन सा समुदाय एसटी कहलाएगा। वहीं अनुच्छेद 342(2) के तहत केवल संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी जनजाति को इस सूची में जोड़ सके या हटा सके। एक और जरूरी बात यह है कि ये सूची राज्य दर राज्य अलग होती है, यानी अगर कोई समुदाय एक राज्य में एसटी है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे राज्य में भी एसटी माना जाए। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के बीच मुख्य अंतर क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों अनुसूचियां लागू कहाँ होती हैं। 5वीं अनुसूची उन अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी भी राज्य में घोषित किया गया है और वर्तमान में ये व्यवस्था भारत के 10 राज्यों में प्रभावी है। इसके विपरीत जब हम छठी अनुसूची की बात करते हैं तो ये विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं वहां के प्रशासन को संभालने वाली संस्था या प्रशासनिक निकाय की। 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसे संक्षेप में TS भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद प्रशासन का काम संभालती हैं। इन संस्थाओं की शक्तियों में भी काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 5वीं अनुसूची की जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TS का निर्माण राज्य की विधानसभा के माध्यम से होता है और इनके पास बहुत ही सीमित शक्तियां होती हैं जो मुख्य रूप से कार्यकारी प्रकृति की होती हैं। इसके मुकाबले छठी अनुसूची के तहत आने वाली परिषदों को संविधान से सीधे ही व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें कार्यकारी और विधायी शक्तियों के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी शामिल होती हैं। अंत में एक बहुत ही जरूरी कानून जिसे पेसा अधिनियम 1996 कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। ये पेसा कानून 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में पूरी तरह लागू होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पेसा कानून छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत में कौन सा ढांचा काम कर रहा है। इसके लिए सबसे प्रमुख है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसकी स्थापना साल 1999 में की गई थी। ये मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत विकास के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करता है। इसी दिशा में एक बहुत ही शक्तिशाली कानून है पेसा अधिनियम 1996। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्ति देता है। इसके तहत ग्राम सभाओं के पास प्राकृतिक संसाधनों, जमीन के हस्तांतरण को रोकने और स्थानीय विकास की योजनाओं पर फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है। खास बात यह है कि सरकारी पंचायतों के साथ साथ आज भी कई पारंपरिक जनजातीय संस्थान जैसे आदिवासी सभाएं या जनजातीय पंचायतें सक्रिय हैं, जो अपनी संस्कृति, संसाधनों और आपसी विवादों को सुलझाने का काम बखूबी करती हैं। अब बात करते हैं उन बड़े कदमों की जो जनजातीय विकास के लिए उठाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसकी शुरुआत साल 2023-24 में हुई। इसका मुख्य ध्यान 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर है।
इस मिशन का लक्ष्य अगले 3 सालों में इन समूहों को सुरक्षित आवास, साफ पीने का पानी, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। इसे पूरा करने के लिए 9 अलग अलग मंत्रालय मिलकर 11 तरह के हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये उन गांवों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए है जहां आदिवासियों की आबादी 500 से ज्यादा है और कम से कम 50% लोग आदिवासी हैं। साथ ही आकांक्षी जिलों के उन गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है जहां कम से कम 50 आदिवासी रहते हैं। इसके अलावा सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत 41 मंत्रालय हर साल आदिवासियों के विकास के लिए अलग से बजट सुरक्षित रखते हैं। गांवों को आदर्श बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है, जो लगभग 40% आदिवासी आबादी को कवर करती है। साथ ही आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्र, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और ट्राइफेड जैसे संस्थान काम कर रहे हैं, जो उनके उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया के जरिए बाजारों तक पहुंचाते हैं। आदि कर्मयोगी ये विषय अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश के 1 लाख आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जहां ट्राइबल विलेज विजन 2030 घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस विलेज विजन 2030 घोषणा पत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गांव के स्तर पर ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेश के साथ साथ बुनियादी ढांचे के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए हर गांव में आदि सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, जो सिंगल विंडो सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। साथ ही एक अनोखी पहल आदि सेवा समय शुरू की गई है, जिसके तहत गांव वाले हर हफ्ते 1 घंटा स्वैच्छिक सेवा देंगे। अगर हम आदि कर्मयोगी अभियान को विस्तार से समझें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है। ये देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लगभग 11 करोड़ नागरिकों को कवर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य 550 आदिवासी बहुल जिलों के 1 लाख गांवों में 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स तैयार करना है। ये लोग न केवल गांव के विकास की योजना बनाएं, बल्कि सरकारी सुविधाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। यह अभियान जनजातीय गौरव वर्ष 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, शिक्षा और वन विभाग जैसे कई मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम नेतृत्व के 3 स्तंभों के बारे में बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे। नेतृत्व के इस ढांचे में सबसे ऊपर आते हैं आदि कर्मयोगी, जो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। आदि कर्मयोगी उन सरकारी अधिकारियों को कहा जाता है जो राज्य स्तर से लेकर गांव के स्तर तक काम करते हैं। इनका मुख्य काम सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करना और शासन को सुचारू रूप से चलाना होता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्तर है आदि सहयोगी का, जो समाज के बीच रहकर बदलाव लाने का काम करते हैं। इस वर्ग में हमारे युवा नेता, शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ये लोग अपने ज्ञान और सेवा के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। सबसे बुनियादी और जमीन से जुड़ा तीसरा स्तंभ है आदि साथी, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को एकजुट करते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, स्वयं सेवकों के बीच काम करने वाले जनजातीय नेता और सांस्कृतिक प्रतीक शामिल होते हैं। ये लोग अपनी संस्कृति और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बदलाव की नींव रखते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो हमारे जंगलों और वहां रहने वाले समुदायों के बीच के सदियों पुराने रिश्ते को कानूनी पहचान देता है। इस कानून का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जिसे हम आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम कहते हैं। साल 2026 में इस ऐतिहासिक कानून ने अपनी लागू होने के 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन वन निवासी समुदायों के अधिकारों को पहचानना है जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं। इसका लक्ष्य उनकी आजीविका को सुरक्षित करना और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून को जमीन पर उतारने की मुख्य जिम्मेदारी जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के जनजातीय विभागों की है। अब सवाल उठता है कि इस कानून के तहत अधिकार किसे मिलते हैं। इसके मुख्य हकदार वन निवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं। यहाँ अन्य पारंपरिक वन निवासी का मतलब उन लोगों या समुदायों से है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह जंगल पर निर्भर हैं। हम वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे वन निवासियों और पारंपरिक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से सरकार वनवासियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है, जिसमें सबसे पहला है वन भूमि पर अधिकार, जिसके तहत उन्हें 4 हेक्टेयर तक की जमीन मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें अपनी आजीविका के लिए स्वयं खेती करने और वहां रहने का अधिकार भी दिया गया है।
ताकि वे अपनी जमीन पर सुरक्षित महसूस कर सकें। वन संपदा की बात करें तो इस अधिनियम के जरिए लघु वन उपज को इकट्ठा करने का अधिकार भी मिलता है, जिसमें फल, फूल और शहद जैसी चीजें शामिल हैं। पशुपालन करने वाले लोगों के लिए उनके पशुओं हेतु चराई का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, ताकि वे अपने मवेशियों को जंगल में चरा सकें। इसके अलावा वनवासियों को वनों की सुरक्षा और प्रबंधन करने का अधिकार भी दिया गया है, जिससे वे अपने पर्यावरण की देखभाल स्वयं कर सकें। इनके साथ ही अन्य सामुदायिक अधिकार भी इस कानून का हिस्सा है, जो पूरे समुदाय की भलाई के लिए होते हैं। इन सभी अधिकारों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि ये अधिकार विरासत में मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें बेचा जा सकता है। यदि अधिकार पाने वाला व्यक्ति विवाहित है तो ये अधिकार पति और पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जाते हैं। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि इन अधिकारों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मिलने वाली पूर्व मंजूरी से छूट दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सभा की होती है। ग्राम सभा अपनी वन अधिकार समितियों के माध्यम से दावों की जांच करती है, जो पुराने रीति रिवाजों और लंबे समय से वहां रहने के सबूतों पर आधारित होते हैं। इन दावों की समीक्षा पहले उपमंडल स्तर की समितियों द्वारा की जाती है और अंत में जिला स्तरीय समिति इन्हें मंजूरी देती है, जो कि अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है। इतना ही नहीं, ग्राम सभाएं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति भी बनाती हैं, जो वन्य जीवों, जंगलों और जैव विविधता के संरक्षण का काम करती हैं। ये समितियां एक विशेष प्रबंधन योजना भी तैयार करती हैं। राज्य सरकारें भी इन समितियों के गठन और अधिकारों को सौंपने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती हैं। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध अदालती फैसला ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय का हैजिसेनियम गिरी केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता कंपनी के बॉक्साइट खनन के दावे के खिलाफ नियमगिरी की पहाड़ियों पर आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकारों को मान्यता दी थी। ये फैसला साबित करता है कि ये कानून आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कितना सशक्त है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 25 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये सड़कें पीएम जनमन योजना के कनेक्टिविटी हिस्से के तहत बनाई जा रही हैं, ताकि पीवीटीजी इलाकों तक पहुंच आसान हो सके। पीवीटीजी दरअसल आदिवासी समुदायों के भीतर वे समूह हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं। साल 1960-61 में ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने इनकी पहचान शुरू की थी और आज भारत में कुल 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये समझना जरूरी है कि ये समूह अनुसूचित जनजातियों के भीतर ही एक विशेष श्रेणी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है। ये समुदाय भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। अगर संख्या की बात करें तो ओडिशा में पीवीटीजी समूहों की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वे के अनुसार भारत में पीवीटीजी की कुल जनसंख्या लगभग 45.56 लाख आंकी गई है। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 12.28 लाख, महाराष्ट्र में 6.2 लाख और आंध्र प्रदेश में 4.9 लाख पीवीटीजी लोग रहते हैं। इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना ही सरकार की नई योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है। सरकार ने कुछ खास विशेषताएं तय की हैं, जिनके आधार पर यह समझा जाता है कि इन समूहों को अतिरिक्त सुरक्षा और मदद की जरूरत है। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये समूह आज भी कृषि पूर्व पद्धतियों का संरक्षण कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये खेती के उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो आधुनिक हल या मशीनों के आने से भी बहुत पहले के हैं। इनके जीवन जीने के तरीके में शिकार और भोजन इकट्ठा करने की प्रथाएं आज भी प्रमुख हैं, यानी ये अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से जंगलों और प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। एक और चिंताजनक बात जो इनके साथ जुड़ी है वह है इनकी घटती या स्थिर जनसंख्या वृद्धि, यानी इनकी आबादी बढ़ने के बजाय या तो कम हो रही है या फिर एक ही जगह पर रुक गई है। अंत में अगर हम शिक्षा की बात करें तो अन्य जनजातीय समूहों के विपरीत इनमें साक्षरता का स्तर काफी कम पाया जाता है। तलाश इनिशिएटिव। हम एक बहुत ही खास और नई शुरुआत के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है तलाश पहल। इस बेहतरीन प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। ये पूरी योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तलाश का पूरा नाम ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब है। ये असल में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसका मकसद एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसका मतलब है कि बच्चों की न केवल पढ़ाई अच्छी हो, बल्कि उनका व्यक्तित्व और मानसिक विकास भी बेहतर हो सके। अगर हम एकलव्य स्कूलों की बात करें तो ये केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो उन इलाकों में चलाई जाती है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से ज्यादा है। इन स्कूलों की शुरुआत साल 2018-19 में की गई थी, ताकि आदिवासी बच्चों को उनके अपने ही परिवेश में नवोदय विद्यालयों के स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
अब इसी कड़ी में तलाश पहल एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है। इसमें छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट की सुविधा है, जो एनसीईआरटी की तमन्ना पहल से प्रेरित है। इसके जरिए बच्चों की मानसिक क्षमताओं और रुचियों को समझा जाता है। इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म करियर काउंसलिंग और जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स सिखाने में भी मदद करता है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी इसमें ई लर्निंग की सुविधा दी गई है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ और जरूरी कदम भी उठा रही है, जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो स्कूल के बाद अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इन दोनों ही छात्रवृत्तियों के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं के लिए पैसों का इंतजाम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। सामान्य तौर पर इसमें केंद्र और राज्यों का हिस्सा 75 और 25 के अनुपात में होता है, लेकिन हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% खर्च उठाती है। वहीं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा नहीं है, वहां का पूरा 100% खर्च केंद्र सरकार खुद वहन करती है। ये कदम हमारे जनजातीय समाज के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने एक खास रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जमीन पर इस कानून को लागू करने वाली संस्थाओं की क्षमता कितनी है। असल में ये रिपोर्ट किशोर न्याय अधिनियम 2015 के लागू होने के 10 साल बाद इस पूरी व्यवस्था के कामकाज का मूल्यांकन करती है। इस महत्वपूर्ण अध्ययन को टाटा ट्रस्ट्स ने कई नागरिक संगठनों के सहयोग से तैयार किया है, ताकि डेटा के माध्यम से ये पता चल सके कि हमारे औपचारिक न्याय तंत्र में कहां सुधार हुए हैं और कहां अभी भी कमियां बाकी हैं। भारत में किशोर न्याय की व्यवस्था को समझने के लिए हमें इसके कानूनी आधार को जानना होगा। वर्तमान में ये पूरी व्यवस्था किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा संचालित होती है, जिसने पुराने साल 2000 के कानून की जगह ली थी और साल 2021 में इसमें कुछ जरूरी संशोधन भी किए गए। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों से जुड़े नियमों को मजबूत करना है जिन्होंने या तो कानून का उल्लंघन किया है या जिन्हें वाकई देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। सरकार का पूरा ध्यान इन बच्चों को सजा देने के बजाय उनके सुधार, पुनर्वास और उन्हें वापस समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर है। जब हम इस कानून की बात करते हैं तो कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। इस कानून के तहत बच्चा या किशोर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। वहीं कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगा है। इस व्यवस्था को सही से चलाने के लिए अधिनियम 2015 में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड बनाए गए हैं जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों की सुनवाई करते हैं। इस पूरे तंत्र की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग काम करते हैं। इस कानून का एक बहुत ही गंभीर हिस्सा जघन्य अपराधों से जुड़ा है। अगर 16 से 18 साल के बीच का कोई बच्चा कोई बहुत गंभीर अपराध करता है तो किशोर न्याय बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता की प्रारंभिक जांच करता है। बोर्ड ये देखता है कि क्या बच्चा उस अपराध के परिणामों को समझने लायक था और किन परिस्थितियों में वो अपराध हुआ। इसके बाद चिल्ड्रंस कोर्ट ये तय करती है कि क्या उस बच्चे पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अंत में उन बच्चों की बात आती है जिन्हें मदद की जरूरत है। इसके लिए हर जिले में राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां उन बच्चों के लिए जांच करती हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की दरकार होती है। ये समितियां ही तय करती हैं कि बच्चे की देखभाल के लिए कौन सा व्यक्ति सही है और बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए फोस्टर केयर या पुनर्वास के क्या उपाय किए जाने चाहिए। हम मुख्य रूप से किशोर न्याय अधिनियम और इसमें साल 2021 में किए गए संशोधनों के बीच के अंतर को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में। पुराने जेजे एक्ट 2015 के अनुसार किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया तभी अंतिम मानी जाती थी जब एक सिविल कोर्ट इसके लिए गोद लेने का आदेश जारी करता था। लेकिन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए साल 2021 के नए संशोधन में ये बदलाव किया गया कि अब जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम डीएम भी कहते हैं, और साथ ही अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी गोद लेने के आदेश जारी कर सकते हैं। अपील के मामले में भी कानून में सुधार किया गया है। पुराने 2015 के कानून में बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था। अब 2021 के नए संशोधन के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए गोद लेने के आदेश से दुखी या असहमत है तो वह उस आदेश के 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के सामने अपनी अपील दर्ज करा सकता है। अब आइए अपराधों की श्रेणियों को समझते हैं।
साल 2015 के मूल कानून में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। पहले थे जघन्य अपराध, जिनमें कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा तय थी। दूसरे थे गंभीर अपराध, जिनमें सजा 3 से 7 साल के बीच होती थी, और तीसरे थे मामूली अपराध, जिनमें अधिकतम सजा 3 साल तक की थी। साल 2021 के नए संशोधन ने गंभीर अपराधों की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया है। ये बदलाव खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राज्य के मामले में दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया है। अब गंभीर अपराधों की श्रेणी में उन अपराधों को रखा गया है जहां अधिकतम सजा 7 साल से अधिक की हो सकती है, लेकिन उनके लिए कोई न्यूनतम सजा तय नहीं की गई है या न्यूनतम सजा 7 साल से कम रखी गई है। अंत में हम बात करते हैं निर्धारित अदालतों की, जहां इन मामलों की सुनवाई होती है। साल 2015 के कानून के तहत 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध संज्ञेय गैर जमानती होते थे और उनकी सुनवाई बच्चों की अदालत में होती थी, जबकि अन्य अपराध जिनकी सजा 7 साल से कम थी उनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी। लेकिन अब 2021 के बदलाव के बाद बच्चों से जुड़े सभी प्रकार के अपराधों की सुनवाई केवल बच्चों की अदालत में ही की जाएगी। चाइल्ड अडॉप्शन। हाल ही में ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे हम कारा कहते हैं, उसने राज्यों की एजेंसियों को एक खास निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और साल 2022 के गोद लेने संबंधी नियमों के तहत बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में जो काउंसलिंग यानी परामर्श की सुविधा दी जाती है उसे और अधिक मजबूत और बेहतर बनाया जाए। भारत में बच्चों को गोद लेने की पूरी व्यवस्था और उसकी देखरेख मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हमारे देश में इसके लिए 2 मुख्य कानून काम करते हैं। पहला है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 और दूसरा है किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इन कानूनों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित और प्यार भरा परिवार मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाई गई है, जिसे कारा कहा जाता है। इसकी स्थापना किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही की गई है और यही संस्था पूरे देश में गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी करती है। सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बल्कि अगर कोई बच्चा विदेश में गोद लिया जा रहा है तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेग कन्वेंशन के नियमों का पालन किया जाता है। ये समझौता ये पक्का करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से नैतिक, कानूनी और पारदर्शी हो, ताकि बच्चों की तस्करी जैसी बुराइयों को रोका जा सके। इस कानून को जमीन पर लागू करने की असली जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। वे अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इस काम को पूरा करते हैं, जैसे कि राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, स्थानीय बाल कल्याण समितियां और जिला बाल संरक्षण इकाइयां। ये सभी संस्थाएं मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि गोद लेने की प्रक्रिया में बच्चे का हित सबसे ऊपर रखा जाए और उसे एक बेहतर जीवन मिल सके। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे अश्लील सामग्री दिखा रहे थे। ये खबर आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि ये हमारी डिजिटल दुनिया की सफाई से जुड़ी है। इन प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT नियम 2021 के तहत बैन किया गया है। अगर हम इसके कानूनी इतिहास को देखें तो 1965 के रंजीत दी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अश्लीलता पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की आजादी पर एक उचित प्रतिबंध है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अब समझते हैं कि सरकार के पास अश्लील सामग्री को रोकने के लिए कौन कौन से कानूनी हथियार हैं। सबसे पहले आता है IT एक्ट 2000। इसकी धारा 67 और 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को छापने या भेजने से रोकती हैं। इसी कानून की धारा 69 केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है कि वो खास आधारों पर किसी भी जानकारी तक जनता की पहुंच को ब्लॉक कर सके। इसमें एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है धारा 79, जो बिचौलियों या इंटरमीडियरीज जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर की सुरक्षा देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई तीसरा पक्ष उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत डालता है तो प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर सरकार की सूचना के बाद भी वे उस अवैध सामग्री को नहीं हटाते तो वे ये कानूनी सुरक्षा खो देते हैं। इसके अलावा साल 2021 में IT नियम जारी किए गए, जिन्होंने डिजिटल न्यूज मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया। नए कानूनों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 अश्लीलता को परिभाषित करती है और ऐसी सामग्री को फैलाने को अपराध मानती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, जिसने बाल पोर्नोग्राफी की बिक्री और वितरण को पूरी तरह अवैध बना दिया है। साथ ही महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 भी है, जो महिलाओं के गलत या अपमानजनक चित्रण वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाता है। ये सभी कानून मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया हमारे समाज और संस्कारों के लिए सुरक्षित बनी रहे। ग्लोबल जेंडर गैप।
2025। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ये रिपोर्ट हमें ये समझने में मदद करती है कि समानता के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। इस इंडेक्स में स्कोर 0 से 1 के बीच दिया जाता है, जहां 1 का मतलब है पूर्ण समानता और 0 का मतलब है पूरी तरह से असमानता। रिपोर्ट के मुख्य परिणामों को देखें तो इस साल भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रहा है। हालांकि हमारा स्कोर पिछले साल के 0.641 से बढ़कर 0.644 हो गया है, लेकिन रैंकिंग के मामले में हम 2024 के मुकाबले 129वें स्थान से फिसलकर 131वें पर आ गए हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश रहा है और यहां तक कि नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी भारत से बेहतर रही है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो आइसलैंड लगातार 16वें साल इस सूची में सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। पूरी दुनिया में अभी भी औसतन 30% से ज्यादा का जेंडर गैप मौजूद है। सच तो ये है कि दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो पूरी दुनिया को पूर्ण समानता तक पहुंचने में अभी भी 123 साल लगेंगे। अब भारत के प्रदर्शन को अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात करें तो यहां भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। आर्थिक भागीदारी 0.9% बढ़कर 40.7% हो गई है और अनुमानित आय में भी समानता बढ़ी है। भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45.9% पर स्थिर रहा है, जो कि अब तक का हमारा सबसे अच्छा स्तर है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और 97.1% का स्कोर हासिल किया है। ये दिखाता है कि महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण भारत ने बेहतर समानता हासिल की है। भले ही महिला और पुरुष दोनों की औसत जीवन प्रत्याशा में कुछ गिरावट देखी गई हो। अंत में राजनीतिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर भारत के प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट -0.6 पॉइंट्स दर्ज की गई है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% रह गया है। साथ ही महिला मंत्रियों की हिस्सेदारी भी 6.5% से कम होकर अब केवल 5.6% रह गई है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। हाल ही में आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की संस्था वेल्थ हंगर हेल्फ ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 123 देशों में से 102वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर 25.8 रहा है, जिसे भूख की एक गंभीर स्थिति माना जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें बताता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भूख की समस्या कितनी गंभीर है। इसे समझने के लिए हमें इसके स्कोर बनाने के तरीके को जानना होगा। जीएचआई का स्कोर 4 मुख्य पैमानों को जोड़कर तैयार किया जाता है ताकि हमें भूख का एक पूरा चित्र मिल सके। सबसे पहला हिस्सा है अल्प पोषण, जिसका जीएचआई स्कोर में 1/3 हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पा रही है, जो उनके स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। इसके बाद हम बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, जिसमें चाइल्ड स्टंटिंग को शामिल किया गया है। इसका योगदान स्कोर में 1/6 होता है और ये उन बच्चों की स्थिति बताता है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम रह गई है। ये पुराने समय से चली आ रही कुपोषण की समस्या को दर्शाता है। इसी कड़ी में अगला पैमाना है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसका भार भी 1/6 होता है। ये उन बच्चों की तरफ इशारा करता है जिनका वजन उनकी लंबाई के मुकाबले बहुत कम है। ये अक्सर अचानक आए सूखे या भोजन की भारी कमी जैसे तीव्र कुपोषण को दिखाता है। आखिरी और सबसे दुखद हिस्सा है बाल मृत्यु दर, जिसका योगदान फिर से 1/3 होता है। यह हमें बताता है कि कुपोषण और अस्वच्छ वातावरण की वजह से 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की जान जा रही है। इन चारों हिस्सों को जोड़कर ही अंतिम जीएचआई स्कोर तैयार होता है। इस स्कोर की गंभीरता को मापने के लिए एक हंगर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 0 से 100 पॉइंट के पैमाने पर परखा जाता है। अगर किसी देश का स्कोर 9.9 से कम है तो वहां भूख की स्थिति कम मानी जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर स्कोर 10.0 से 19.9 के बीच है तो स्थिति मध्यम श्रेणी में आ जाती है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है, चुनौतियां भी बढ़ती हैं। 20.0 से 34.9 के बीच का स्कोर ये बताता है कि वहां स्थिति गंभीर हो चुकी है और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। यदि स्कोर 35.0 से 49.9 तक पहुंच जाता है तो इसे चिंताजनक माना जाता है, जो किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी है। सबसे भयानक स्थिति तब होती है जब स्कोर 50.0 या उससे अधिक हो जाए, जिसे बेहद चिंताजनक कहा जाता है।
आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 3 में से एक बच्चा कुपोषण के कारण अपनी उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाला यानी स्टंटेड है। साथ ही अल्प पोषण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 172 मिलियन हो गई है, जो साल 2016 के मुकाबले 13.5 मिलियन ज्यादा है। दुनिया भर की स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि साल 2030 तक शून्य भूख का लक्ष्य हासिल करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 56 देश इस राह पर सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। दुनिया में भूख बढ़ने के मुख्य कारण सशस्त्र संघर्ष, जलवायु परिवर्तन के झटके और आर्थिक कमजोरी हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ कुपोषण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला चक्र गरीबी असमानता और माताओं के पोषण में कमी जैसे बड़े कारण जिम्मेदार हैं। यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025। हाल ही में यूनिसेफ ने अपनी चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसका शीर्षक है फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरनमेंट आर फेलिंग चिल्ड्रन। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि किस तरह मुनाफे की दौड़ में बच्चों की सेहत के साथ समझौता हो रहा है। इस रिपोर्ट में पहली बार एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। अब 5 से 19 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 9.4% हो गई है, जो कम वजन या दुबलेपन की दर 9.2% से भी ज्यादा है। अगर हम साल 2000 से तुलना करें तो इस आयु वर्ग में मोटापा 3% से बढ़कर 9.4% यानी लगभग 3 गुना हो गया है, जबकि कम वजन वाले बच्चों की संख्या 13% से घटकर 9.2% पर आ गई है। वैश्विक स्तर पर देखें तो 5 साल से कम उम्र का हर 20वां बच्चा और 5 से 19 साल के बीच का हर 5वां बच्चा अधिक वजन या ओवरवेट की समस्या से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में मोटापे की यह समस्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाले अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया को छोड़कर दुनिया के हर हिस्से में अब मोटापे की दर कम वजन की समस्या से ऊपर निकल गई है। भारत सरकार बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें सबसे प्रमुख है पोषण अभियान, जिसे साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद 0 से 6 साल के बच्चों, किशोरियों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पोषण का पूरा नाम प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन है। साल 2021 में सरकार ने मिशन पोषण 2.0 शुरू किया, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसी मिलती जुलती योजनाओं को एक साथ मिला दिया गया है। इसके खर्च की बात करें तो जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहां केंद्र और राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में पैसा खर्च करती हैं। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 है, जबकि बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसके अलावा FSSAI द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, जो सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देता है। इसी के तहत आज से थोड़ा कम अभियान भी चलाया जा रहा है, जो लोगों को खाने में फैट, चीनी और नमक की मात्रा धीरे धीरे कम करने के लिए प्रेरित करता है। एक और दिलचस्प पहल रुको यानी रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल है। इसके जरिए इस्तेमाल किए हुए पुराने तेल को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसका साबुन या बायोडीजल बनाया जा सके और वो दोबारा हमारे खाने की थाली तक न पहुंच पाए। मैटरनिटी लीव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार 2025 के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मातृत्व अवकाश एक महिला के प्रजनन अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये फैसला कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक और मानवाधिकारों को और भी मजबूती देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बहुत खास बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि एक महिला का अपनी प्रजनन पसंद का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस बात को कोर्ट ने पहले भी सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन वाले मामले में दोहराया था। इसके अलावा यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में भी शामिल हैं, जिनमें स्वास्थ्य गोपनीयता, गरिमा और समानता का अधिकार शामिल है। अब बात करते हैं उस कानून की जो इन अधिकारों की रक्षा करता है, जिसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कहा जाता है। ये कानून कामकाजी महिलाओं को सवैतनिक अवकाश यानी छुट्टियों के दौरान भी वेतन मिलने की गारंटी देता है। ये नियम उन सभी कारखानों, खदानों, बागानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और दुकानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहां तक कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे में आने वाली महिलाओं को भी ये लाभ मिलते हैं। समय के साथ इस कानून में सुधार भी किए गए। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 ने महिलाओं के लिए कई बड़ी राहतें दी। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जिन महिलाओं के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उनके लिए पेड मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधे 26 हफ्ते कर दिया गया। इन 26 हफ्तों में से अधिकतम 8 हफ्ते डिलीवरी की संभावित तारीख से पहले लिए जा सकते हैं। ये कानून आधुनिक जरूरतों को भी समझता है। अगर काम का स्वरूप ऐसा है कि घर से किया जा सकता है, तो ये अधिनियम स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी देता है।
इसके अलावा जिन महिलाओं के पहले से 2 बच्चे हैं या जो माताएं बच्चा गोद ले रही हैं, 3 महीने से कम उम्र का बच्चा या फिर कमिश्निंग मदर्स हैं, उनके लिए भी 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। एक और बहुत जरूरी नियम यह है कि जिस भी संस्थान में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां क्रैच यानी शिशु गृह की सुविधा होना अनिवार्य है। कानून की धारा 11A ये भी कहती है कि कंपनी के मालिक को महिला कर्मचारी को दिन में कम से कम 4 बार क्रैच जाने की अनुमति देनी होगी ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। ये सभी नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक महिला को अपने करियर और मातृत्व के बीच चुनाव न करना पड़े, बल्कि वो दोनों को सम्मान के साथ संभाल सके। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। हाल ही में ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। इससे पहले साल 2024 में लद्दाख पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बना था। यहाँ कार्यात्मक साक्षरता का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ केवल अपना नाम लिखना या हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पढ़ने, लिखने और जानकारी को समझने की वो क्षमता जिससे एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन के काम प्रभावी ढंग से कर सके। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जब किसी क्षेत्र की साक्षरता दर 95% से ऊपर हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर यह उल्लास यानी इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है क्या। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत साक्षर होने की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि बुनियादी अंकगणित के साथ साथ डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन 5 करोड़ वयस्कों तक पहुंचना है जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए थे। ये कार्यक्रम साल 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है। इसे चलाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें NIC द्वारा विकसित उल्लास पोर्टल और उल्लास ऐप की मदद ली जाती है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में बुनियादी साक्षरता के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे कि बैंकिंग और डिजिटल लेन देन सिखाना, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा शामिल हैं। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात इसका स्वयंसेवक मॉडल है। यह कर्तव्यबोध यानी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, जहां समाज के लोग खुद आगे आकर दूसरों को पढ़ाते हैं। स्कूलों को कार्यान्वयन की इकाई बनाया गया है और स्थानीय सामुदायिक केंद्रों या स्कूलों को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ाई के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है और दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। अंत में इन शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन स्थानीय स्कूलों में साल में 2 बार होने वाली परीक्षा के जरिए किया जाता है। हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 द्वारा जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में भारत की कुल साक्षरता दर अब 80.9% तक पहुंच गई है। अगर हम शहरों और गांवों की तुलना करें तो शहरी भारत में साक्षरता दर 88.9% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये अभी भी थोड़ी पीछे यानी 77.5% पर है। साक्षरता के क्षेत्र में एक और बड़ा अंतर पुरुषों और महिलाओं के बीच देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 87.2% तक पहुंच गई है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 74.6% है। अब बात करते हैं एक बहुत ही गर्व की बात की। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। ये बड़ी उपलब्धि केरल सरकार केडेजी केरलम कार्यक्रम के कारण संभव हो पाई है, जिसे साल 2023 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उम्र की परवाह किए बिना राज्य के हर नागरिक तक डिजिटल क्रांति और ई-सेवाओं का लाभ पहुंचाना था। यह सफलता केरल के पुराने अक्षय प्रोजेक्ट की नींव पर टिकी है, जिसने मलप्पुरम को भारत का पहला ई-साक्षर जिला बनाया था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल साक्षर परिवार किसे कहा जाता है। नियम के अनुसार यदि किसी परिवार में कम से कम एक सदस्य जिसकी उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक है कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का उपयोग करना जानता है तो उस पूरे परिवार को डिजिटल रूप से साक्षर माना जाता है। आपको याद दिला दें कि केरल ने साल 1991 में ही खुद को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया था, जो उस समय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानकों पर आधारित था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 25 अवार्ड्स। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कारों की घोषणा की है। ये सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है और इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इस साल की थीम रिड्यूस रीयूज रिसाइकल यानी कचरे को कम करने, उसका पुनः उपयोग करने और उसे पुनर्चक्रित करने पर आधारित थी। इस सर्वेक्षण की शुरुआत साल 2016 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत की गई थी। इसे हर साल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि शहरों द्वारा दिए गए डेटा की जांच एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी द्वारा जमीन पर जाकर की जाती है।
इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को लेकर आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। इस सर्वेक्षण में स्कोर देने के दो बड़े हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा शहर के कामकाज और कागजों के आकलन पर आधारित होता है, जिसका भार 80% है। बाकी का 20% हिस्सा शहर को मिलने वाले सर्टिफिकेट जैसे ODF प्लस या वाटर प्लस स्टेटस पर निर्भर करता है। इस बार पुरस्कारों के लिए शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों से लेकर 20,000 से कम आबादी वाले बहुत छोटे शहर भी शामिल थे। पुरस्कारों की श्रेणियों में इस बार एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, जिसे सुपर स्वच्छ लीग कहा गया है। इसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे शहरों ने अपनी जगह बनाई है। अगर हम आबादी आधारित श्रेणियों में शीर्ष 3 शहरों की बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा गंगा किनारे बसे कस्बों, छावनी बोर्डों और सफाई मित्र सुरक्षा जैसी विशेष श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए हैं। राज्यों के स्तर पर भी 34 शहरों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार समारोह के दौरान सरकार ने कुछ बहुत ही शानदार नई पहल भी शुरू की है। पहली है स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप, जिसमें देश के 78 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर अपने ही राज्य के एक कम प्रदर्शन करने वाले शहर को गोद लेंगे और उसे स्वच्छता में सुधार के लिए गाइड करेंगे। दूसरी पहल है त्वरित डंपसाइट उपचार कार्यक्रम। ये 1 साल का विशेष प्रोग्राम है, जिसका लक्ष्य शहरों के पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह खत्म करना और कचरे के वैज्ञानिक निपटान की क्षमता को बढ़ाना है। स्वच्छ शहर जोड़ी। इस शानदार योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है। ये पहल हमारे देश के बड़े मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ही काम करेगी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये योजना शहरों के बीच एक जोड़ी बनाने जैसा है। ये एक व्यवस्थित मेंटरशिप कार्यक्रम है, जिसमें 72 मेंटर यानी गुरु शहर और लगभग 200 मेंटी यानी शिष्य शहर शामिल होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जो शहर स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन शहरों का हाथ थामेंगे जो अभी इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश भर के शहरों के बीच ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान हो सके। अक्सर एक शहर किसी खास तरीके से कचरे का निपटान करता है जो बहुत सफल होता है, तो स्वच्छ शहर जोड़ी के माध्यम से दूसरे शहर भी उस सफल तरीके को सीधे देख सकेंगे और अपने यहां लागू कर पाएंगे। इसमें मेंटी शहरों को ये मौका मिलेगा कि वे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की कार्यप्रणाली को करीब से देखें और उनके बेहतरीन अभ्यासों को अपने यहां भी दोहराएं। काशी डिक्लेरेशन 2025। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में इसे अपनाया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाना है और काशी की इस धरती से देश के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया गया है। यह काशी घोषणा पत्र असल में नशा मुक्ति आंदोलन के लिए अगले 5 साल का एक स्पष्ट रोड मैप यानी कार्य योजना तैयार करता है। इस घोषणा पत्र के जरिए एक राष्ट्रीय सहमति बनी है कि नशे की लत या मादक द्रव्यों के सेवन को केवल एक कानूनी समस्या न मानकर इसे एक बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाए। इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें कई मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा जो हर साल अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही एक राष्ट्रीय मंच भी बनाया जाएगा जो नशे से प्रभावित व्यक्तियों को सीधे मदद और सहायता सेवाओं से जोड़ने का काम करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस लड़ाई में केवल कानून का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी प्रयासों को भी एक साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि समाज के हर वर्ग और हर तकनीक का इस्तेमाल कर बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही जागरूक किया जाएगा और जो फंस चुके हैं उन्हें गरिमा के साथ बाहर निकाला जाएगा। नशीली दवाओं का दुरुपयोग। भारत में इसकी स्थिति को समझने के लिए हमें साल 2019 के मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखना होगा। इस सर्वे के अनुसार भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच लगभग 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नशीले पदार्थ भांग या कैनबिस और ओपियोइड जैसे कि हेरोइन है। ये आंकड़े बताते हैं कि नशा हमारे युवाओं और परिवारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। इस वैश्विक समस्या से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद साल 1997 में UNODC की स्थापना की गई जो नशीली दवाओं के नियंत्रण, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे जुड़े हुए मुद्दों पर काम करता है। इसके अलावा 1988 में नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी हुआ था और 1991 से 2000 के दशक को नशा मुक्ति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया था। भारत ने भी इस दिशा में बहुत सख्त और प्रभावी कदम उठाए हैं।
साल 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नींशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। कानूनी मोर्चे पर हमारे पास नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जैसा मजबूत कानून है। इसी कानून के तहत 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी। एनसीबी हमारे देश की मुख्य एजेंसी है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से लड़ती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसके साथ ही सरकार नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य 2025 तक समाज में नशे की मांग को कम करना और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तंबाकू की वैश्विक महामारी पर अपनी 10वीं रिपोर्ट जारी की है कि मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तंबाकू पर पुश्तैनी प्रतिबंध यानी जनरेशनल बैन लगाने का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जनरेशनल टोबैको बैन आखिर क्या है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी नीति है जिसके तहत एक निश्चित तारीख के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसका मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी को तंबाकू की लत से पूरी तरह बचाया जा सके। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO ने साल 2007 से एम्पावर नाम की एक रणनीति अपनाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक 155 देशों ने इसकी कम से कम एक नीति को लागू किया है, जिससे दुनिया भर के 6.1 बिलियन से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। इस एम्पावर पहल के 6 मुख्य हिस्से हैं। तंबाकू के उपयोग की निगरानी करना, लोगों को धुएं से बचाना छोड़ने में मदद करना, खतरों के बारे में चेतावनी देना, विज्ञापनों पर प्रतिबंध लागू करना और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना। इस मामले में भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की है। साल 2023 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट के लिए भी तंबाकू नियंत्रण नियम लागू किए। आपने अक्सर फिल्मों या वेब सीरीज के दौरान तंबाकू के खिलाफ चेतावनियां देखी होंगी, उसी नियम का हिस्सा है। हालांकि रिपोर्ट में एक चिंताजनक बात भी कही गई है। एम्पावर के सभी उपायों में से टैक्स बढ़ाना एक ऐसा उपाय है जिसे सबसे कम देशों ने अपनाया है। भारत के संदर्भ में एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि साल 2014 के बाद से सिगरेट खरीदने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में कमी आई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आम आदमी के लिए सिगरेट खरीदना पहले के मुकाबले आर्थिक रूप से आसान हो गया है। क्या आप जानते हैं कि तंबाकू की 60 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? इनमें टबैकम ऑरिन रस्टिका, जिसे एक्सटिक तंबाकू भी कहते हैं, से ज्यादा उगाई जाती हैं। मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का ये पौधा नाइटशेड परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसमें आलू और टमाटर जैसी सब्जियां भी आती हैं। तंबाकू की खेती के लिए मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी फसल को रोपाई से लेकर कटाई तक लगभग 90 से 120 दिनों के ऐसे समय की जरूरत होती है जिसमें पाला ना पड़े। तापमान की बात करें तो इसे औसतन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पसंद है और कटाई के समय मौसम का शुष्क यानी सूखा होना बहुत जरूरी है। मिट्टी के मामले में ये फसल थोड़ी नखरे वाली है। इसे रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसे ऐसी जमीन चाहिए जिसमें पानी जमा ना हो, यानी मिट्टी हवादार और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। बारिश की बात करें तो कम से कम 500 मिलीमीटर बारिश इसके लिए काफी है, लेकिन 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश इसे नुकसान पहुंचा सकती है। आर्थिक नजरिए से देखें तो भारत तंबाकू की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यही नहीं, ब्राजील के बाद हम बिना बने हुए तंबाकू के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसमें भी गुजरात का दबदबा सबसे ज्यादा है, जो देश के कुल उत्पादन का 45% हिस्सा पैदा करता है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों या इसकी महामारी से लड़ने के लिए दुनिया भर में कई कदम उठाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को 2003 में अपनाया गया था, जिसे 180 से ज्यादा देशों ने मंजूरी दी है। भारत भी साल 2005 में इसका हिस्सा बना था। इसके अलावा WHO की एक नई पहल है 3x35, जिसका लक्ष्य साल 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की बढ़ोतरी करना है, ताकि इनके उपयोग को कम किया जा सके। भारत ने भी अपनी तरफ से कड़े कानून बनाए हैं। साल 2003 का कोटपा अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साल 2019 में सरकार ने ई सिगरेट पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल AI गवर्नेंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में AI के वैश्विक शासन को बढ़ावा देने के लिए 2 नए और महत्वपूर्ण तंत्र या मैकेनिज्म बनाने की घोषणा की है। इसमें से पहला है AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल।
इसका मुख्य काम एआई को लेकर हमारी वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना है। ये पैनल सबूतों पर आधारित वैज्ञानिक आकलन जारी करेगा ताकि दुनिया को पता चल सके कि एआई असल में कैसे काम कर रहा है और इसके प्रभाव क्या हैं। दूसरा तंत्र है एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग। ये एक ऐसा मंच होगा जहां दुनिया भर के देश आपस में सहयोग करने, अपने अनुभवों से सीखने और एआई के नियमों पर खुलकर और पारदर्शी तरीके से चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। ये सुनिश्चित करेगा कि एआई का विकास समावेशी हो, यानी इसमें सबकी बात सुनी जाए। इन नए प्रयासों के अलावा संयुक्त राष्ट्र पहले से ही कुछ और बड़े स्तर पर काम कर रहा है, जैसे कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसे सितंबर 2024 के भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना और भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। इसी पैक्ट का एक हिस्सा है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, जो डिजिटल सहयोग और एआई के शासन के लिए एक विस्तृत वैश्विक ढांचा तैयार करता है। इसके साथ ही साल 2017 से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य एआई के ऐसे इस्तेमाल ढूंढना है जो गरीबी मिटाने, शिक्षा सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने जैसे हमारे वैश्विक लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में मदद कर सके। ये सभी कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कि एआई का भविष्य सुरक्षित, भरोसेमंद और पूरी मानवता के हित में हो। विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को अपनाया गया है। ये घोषणा पत्र सरकार के काम करने के पूरे नजरिए को बदलने की बात करता है ताकि हमारी सिविल सेवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम और डेटा पर आधारित बनाया जा सके। इस विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। सबसे पहले इसका राष्ट्रीय विजन एक ऐसा शासन तैयार करना है जो समावेशी, पारदर्शी और पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हो। इसका मतलब है कि सरकार की सेवाएं आम आदमी तक बिना किसी परेशानी के पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। इन तकनीकों की मदद से रियल टाइम और अलग अलग भाषाओं में सेवाएं देना संभव हो पाएगा। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने पहले से ही मौजूद हैं, जैसे डिजिटल इंडिया भाषिनी, जो भाषा की बाधा को दूर करता है, हवाई यात्रा को आसान बनाने वाला डिजी यात्रा और NADRESV2 जैसी प्रणालियां। इस घोषणा पत्र में एक और खास बात कही गई है, वह है सफल मॉडलों को पूरे देश में लागू करना। जैसे मध्य प्रदेश का संपदा 2.0, बेंगलुरु का ई खाता, महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत और NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। इन सफल प्रयोगों को अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी है। सरकार का ध्यान जमीनी स्तर और समावेशी विकास पर भी है। इसका लक्ष्य उत्तर पूर्व और लद्दाख जैसे उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौतियां हैं। साथ ही डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा और लचीलेपन पर जोर दिया गया है, जिसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और भविष्य की क्वांटम सुरक्षा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। किसानों के लिए भी इसमें एक बड़ी खुशखबरी है। नेशनल एग्री स्टैक के जरिए खेती और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को कर्ज, सलाह और मंडियों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प वैश्विक खबर यह है कि अल्बानिया में दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया है। डिएला नाम का एक एआई जनरेटेड बॉट अब वहां सरकारी प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी करेगा ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग 2024 रिपोर्ट। हाल ही में यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग 2024 रिपोर्ट में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। ये रिपोर्ट यूनेस्को के शिक्षा 2030 इंचेन घोषणा पत्र के तहत जारी की जाती है, जिसका मुख्य काम सतत विकास लक्ष्य 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रगति की निगरानी करना है। इस रिपोर्ट के सबसे प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो ये बताती है कि कैसे हमारी शिक्षा प्रणालियां जलवायु परिवर्तन के कारण बाधित हो रही हैं। पिछले 20 वर्षों में कम से कम 75% चरम मौसम की घटनाओं के दौरान स्कूलों को बंद करना पड़ा। इससे दुनिया भर के लगभग 5 मिलियन या उससे भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। भारत में जीवन के शुरुआती 15 वर्षों के दौरान होने वाली अत्यधिक बारिश या रेनफॉल शॉक्स का बच्चों की सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। इसके कारण 5 साल की उम्र में बच्चों की शब्दावली और 15 साल की उम्र में उनके गणित और गैर संज्ञानात्मक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। हालांकि भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। प्राथमिक स्तर पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में हमने बहुत तेज प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, जैसे कि निचली माध्यमिक शिक्षा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और उच्च माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर अभी भी एक धीमी प्रगति का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट ये भी चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में शिक्षा की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो महत्व नहीं मिल रहा है जिसका वो हकदार है। हैरानी की बात यह है कि जलवायु से जुड़ी 72 अंतर्राष्ट्रीय पहलों में से केवल 2 में ही सतत विकास लक्ष्य 4 यानी शिक्षा को शामिल किया गया है।
यह दिखाता है कि हमें पर्यावरण को बचाने की लड़ाई में स्कूलों और शिक्षा को और भी मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने साल 2022-23 और 2023-24 के लिए ये ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो पीजीआई को पहली बार साल 2017 में लॉन्च किया गया था और बाद में साल 2021 में इसे और भी बेहतर बनाकर पीजीआई 2.0 के रूप में पेश किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय कई अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करता है, जैसे कि UDISC प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे, PM पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का प्रदर्शन कैसा है। इस इंडेक्स का ढांचा काफी विस्तृत है। इसमें कुल 1000 अंकों का वेटेज दिया गया है, जो 73 अलग अलग संकेतकों पर आधारित होता है। इन संकेतकों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परिणाम और दूसरा है शासन और प्रबंधन। इन श्रेणियों के अंदर भी 6 खास क्षेत्र या डोमेन शामिल हैं, जैसे कि सीखने के परिणाम, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, समानता, शासन प्रक्रिया और शिक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। मूल्यांकन के लिए 1000 अंकों के आधार पर 10 अलग अलग ग्रेड बनाए गए हैं। इस साल की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को देखें तो एक बड़ी बात सामने आई है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष के 4 ग्रेड हासिल नहीं किए हैं। पूरे देश में केवल चंडीगढ़ ही ऐसा रहा जिसने प्रचेष्टा 1 ग्रेड पाकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर मेघालय इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे निचले यानी 10वें ग्रेड आकांक्षी -3 में रहा। रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू ये दिखा है कि राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर में जो अंतर या असमानता थी वह अब धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हम रुझानों की बात करें तो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में अपने स्कोर में सुधार किया है। हालांकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक सहित 12 राज्यों के स्कोर में गिरावट भी देखी गई है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें अपने स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अभी और भी काम करने की जरूरत है। UDC जोड़ 2024-25 रिपोर्ट। हम भारत की स्कूली शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर पर बात करेंगे, जिसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई UDISC प्लस 2024-25 रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया है। ये रिपोर्ट एक तरह का डिजिटल आईना है जो हमें बताता है कि हमारे देश के स्कूलों में क्या बदलाव आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार की रिपोर्ट को नई शिक्षा नीति 2020 के सुझावों के हिसाब से तैयार किया गया है और अब सरकार ने हर एक छात्र की अलग से जानकारी जुटाने का सिस्टम अपना लिया है, ताकि हर बच्चे की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इस रिपोर्ट के मुख्य नतीजों को देखें तो भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि पहली बार देश में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अगर हम साल 2022-23 से इसकी तुलना करें तो शिक्षकों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर यह है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात अब नई शिक्षा नीति द्वारा तय किए गए 1.5 बजे के मानक से भी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। सरल शब्दों में कहें तो अब शिक्षकों पर छात्रों का बोझ कम हुआ है। अगर हम स्तर के हिसाब से देखें तो बुनियादी स्तर पर 10 छात्रों पर एक शिक्षक है, तैयारी के स्तर पर 13, माध्यमिक स्तर पर 17 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 21 छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद है। शिक्षा की राह में एक बड़ी बाधा बीच में पढ़ाई छोड़ देना यानी ड्रॉप आउट होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें भी काफी सुधार हुआ है। अब स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर घटकर तैयारी वाले स्तर पर 2.3% रह गई है। वहीं माध्यमिक स्तर पर यह 3.5% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 8.2% दर्ज की गई है। साथ ही सकल नामांकन अनुपात यानी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में भी सुधार हुआ है, जो माध्यमिक स्तर पर 90.3% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 68.5% तक पहुंच गई है। एक और सुकून देने वाली बात यह है कि जिन स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं था, उनकी संख्या में 6% की कमी आई है और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों की संख्या में भी 38% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो बताता है कि हमारे स्कूल अब ज्यादा व्यवस्थित हो रहे हैं। अगर हम स्कूलों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की बात करें तो पिछले 2 सालों में काफी बदलाव आया है। साल 2023-24 में जहां 57.2% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा थी, वो अब 2024-25 में बढ़कर 64.7% हो गई है। इसी तरह इंटरनेट की सुविधा भी 53.9% से बढ़कर 63.5% स्कूलों तक पहुंच गई है, जो डिजिटल इंडिया के दौर में बहुत जरूरी है। स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा भी अब लगभग हर स्कूल में है, जो 97.2% से बढ़कर 97.3% हो चुकी है। अंत में अगर हम महिलाओं की भागीदारी पर गौर करें तो लड़कियों के नामांकन में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो अब 48.1% से बढ़कर 48.3% हो गया है।
सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या अब आधे से भी ज्यादा यानी 54.2% हो गई है, जो पिछले साल 53.3% थी। ये सभी आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय स्कूली शिक्षा धीरे धीरे एक मजबूत और समावेशी भविष्य की ओर बढ़ रही है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग और तकनीकी छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। अगर हम इस योजना के स्वरूप की बात करें तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मतलब है कि इसका पूरा प्रबंधन और मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, निष्पक्षता और शासन व्यवस्था में सुधार करना है। ये पूरी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों के साथ तालमेल बिठाकर तैयार की गई है, ताकि हमारी तकनीकी शिक्षा आधुनिक और वैश्विक स्तर की बन सके। अब बात करते हैं इस योजना के बजट की। तो सरकार ने साल 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए कुल 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बड़े बजट की एक खास बात यह है कि इसमें 2,100 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता विश्व बैंक से ऋण के रूप में ली गई है। इस योजना के तहत कुल 275 तकनीकी संस्थानों को चुना गया है। इनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अब बेहतर लैब, आधुनिक पाठ्यक्रम और अनुसंधान के नए मौके मिलेंगे, जिससे वे उद्योग की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर सकेंगे। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। केरल के कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क, जिसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज कहा जाता है, उसकी सदस्यता से सम्मानित किया गया है। ये सदस्यता मिलना इस बात का सबूत है कि वह शहर अपने बुजुर्गों के लिए कितना सुरक्षित और सुविधाजनक है। अगर हम इस नेटवर्क यानी GNAFCC के बारे में गहराई से समझें तो इसकी शुरुआत साल 2010 में की गई थी। आज के समय में दुनिया भर के 51 देशों से लगभग 1300 सदस्य इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर के शहरों, समुदायों और संस्थाओं को एक साथ जोड़ना है, ताकि एक ऐसा साझा विजन या सपना पूरा किया जा सके जहां हर समुदाय बुजुर्ग होने के लिए एक बेहतरीन और सुखद जगह बन सके। इस नेटवर्क के कुछ बहुत ही नेक उद्देश्य हैं। पहला ये कि ये दुनिया को ये दिखाकर बदलाव के लिए प्रेरित करता है कि बुजुर्गों के लिए क्या किया जा सकता है और उसे कैसे लागू करना है। दूसरा है दुनिया भर के शहरों और समुदायों को एक मंच पर जोड़ता है, ताकि वे आपस में जानकारी, ज्ञान और अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। अंत में यह नेटवर्क शहरों और समुदायों को उनकी समस्याओं के लिए सही नए और सबूतों पर आधारित समाधान खोजने में पूरी मदद करता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट आई है, जो दुनिया भर में 14 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के रुझानों पर सबसे बड़ा डेटा पेश करती है। इस रिपोर्ट के वैश्विक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दुनिया भर में 89% शिशुओं को डिप्थीरिया, टिटन्स और पर्टुसिस जैसे टीकों की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। भारत के नजरिए से ये रिपोर्ट बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि हमने 0 डोज वाले बच्चों की संख्या में 43% की भारी कमी की है। 0 डोज बच्चे वे होते हैं जिन्हें जन्म के बाद एक भी टीका नहीं लगा होता। साल 2023 में ऐसे बच्चों की संख्या 1.6 मिलियन थी, जो 2024 में घटकर मात्र 0.9 मिलियन रह गई है। आइए अब भारत के इस विशाल टीकाकरण कार्यक्रम के इतिहास और सफर को समझते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में हुई थी, जिसे बाद में साल 1985 में बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस पूरी मुहिम की देखरेख करता है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीका लगाया जाता है। इनमें से 9 बीमारियां ऐसी हैं जिनका टीका पूरे देश में दिया जाता है, जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटन्स, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की तपेदिक हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस व निमोनिया। इसके अलावा 3 अन्य बीमारियां क्षेत्र विशिष्ट हैं, जैसे रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। समय के साथ इस कार्यक्रम का विस्तार होता रहा। साल 1992 में इसे बाल जीवित रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। फिर 1997 से ये राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक जरूरी अंग बन गया और वर्तमान में 2005 से यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मुख्य क्षेत्रों में से एक है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एक बच्चे को पूरी तरह से प्रतिरक्षित तभी माना जाता है जब उसे अपने जीवन के पहले वर्ष के भीतर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्धारित टीके लग चुके हों। भारत की इस निरंतर मेहनत के शानदार परिणाम भी मिले हैं। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया और 2015 में हम नैनियोनेटल टिटन्स यानी नवजात टिटन्स को पूरी तरह खत्म करने की उपलब्धि हासिल की।
सरकार इस कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए कई नई पहल भी कर रही है, जैसे किसघन मिशन इंद्रधनुष 5.0, जिसका खास ध्यान खसरा और रूबेला के टीकाकरण को बढ़ाने पर है। साथ ही विन पोर्टल जैसी डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि हर बच्चे के टीकाकरण का रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सके। स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक पुराने आदेश में कुछ बदलाव किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को केवल शेल्टर होम या आश्रय स्थलों में बंद करके न रखा जाए, बल्कि उन्हें कीड़े मारने की दवा देने और टीकाकरण के बाद वापस उन्हीं के पुराने इलाकों में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। भारत में आवारा कुत्तों से जुड़े प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून और मानवता दोनों से जुड़ा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत ये नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण रखें। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 51AG हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 बनाए गए हैं। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत आते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नसबंदी और टीकाकरण के जरिए आवारा कुत्तों की संख्या को वैज्ञानिक तरीके से संभालना है। अदालतों ने भी समय समय पर इस विषय में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। जैसे साल 2014 के जल्लीकट्टू मामले में कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसे जानवरों तक भी विस्तारित माना था। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण केस रहा है, जिसे पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल बनाम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस मामले में कोर्ट ने सड़कों पर रहने वाले सभी कुत्तों को मारने पर रोक लगा दी थी, यहां तक कि उन कुत्तों को भी जो परेशानी का कारण बन रहे थे। ये आदेश साफ करता है कि समस्या का समाधान हिंसा नहीं बल्कि सही प्रबंधन है। 9 अपेंडिक्स 1 प्रेसिडेंट वीएस गवर्नर। अब हम भारत के संविधान के 2 सबसे महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश और राज्यों को चलाते हैं। इन्हें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जानते हैं। आप इन्हें घर के बड़ों की तरह समझ सकते हैं, जिनके पास अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपने पद तक पहुंचते कैसे हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें संसद के सदस्य और राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। वे पूरे भारतीय राज्य के प्रमुख कहलाते हैं। दूसरी ओर राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब इन्हें पद से हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग जैसी एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 156 में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। अब देखते हैं कि कानून बनाने में इनकी क्या भूमिका है। जब कोई विधेयक पास होता है तो वो कानून तभी बनता है जब उस पर इन प्रमुखों के हस्ताक्षर हों। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत शक्ति होती है कि वो किसी बिल को अपनी सहमति दें, उसे रोक लें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। राज्यपाल के पास भी राज्यों के बिलों के लिए लगभग ऐसी ही शक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी राज्य के बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यों के बिलों पर पूर्ण वीटो होता है, यानी वे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़े तो ये दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की ये शक्ति थोड़ी सीमित है, क्योंकि कुछ खास तरह के बिलों के लिए उन्हें राष्ट्रपति के निर्देशों की जरूरत पड़ती है। बात अगर धन विधेयकों की करें तो इन दोनों की ही पूर्व सिफारिश जरूरी होती है और ये किसी भी धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते। न्यायिक शक्तियों और क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति का कद थोड़ा बड़ा है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति संघीय कानूनों के खिलाफ अपराधों में क्षमा दे सकते हैं और सिर्फ उनके पास ही मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति है। वे सैन्य अदालतों यानी कोर्ट मार्शल की सजा को भी बदल सकते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के कानूनों के खिलाफ अपराधों में क्षमा दे सकते हैं, लेकिन वे मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, केवल उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। साथ ही उनके पास सैन्य अदालतों के मामले में कोई शक्ति नहीं होती। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा और जरूरी अंतर उनकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अपनी मर्जी से काम करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है और वे हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इसके विपरीत अनुच्छेद 163 राज्यपाल को संवैधानिक विवेक देता है, यानी वे कुछ मामलों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं।
उदाहरण के लिए किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, अनुच्छेद 255 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना या किसी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य करना। नागालैंड और महाराष्ट्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी अनुच्छेद 371 के तहत उन्हें विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां दोनों ही अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अपेंडिक्स 2 NRIV एस्पायो VSOCI। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर उलझन पैदा करने वाले विषय पर बात करेंगे, जिसे हम NRIPIO और OCI के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही शब्द उन लोगों से जुड़े हैं जिनका नाता भारत से है, लेकिन वे दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिवासी भारतीय यानी NRI की। ये वे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, लेकिन वे आमतौर पर भारत के बाहर रहते हैं। चूंकि ये भारत के ही नागरिक हैं, इसलिए इन्हें वे सभी लाभ मिलते हैं जो एक आम भारतीय को मिलते हैं, बशर्ते सरकार समय समय पर कोई नया नियम न निकाल दे। इन्हें भारत आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती और न ही यहां रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास कोई पंजीकरण कराना पड़ता है। ये भारत में रहकर हर तरह की गतिविधि कर सकते हैं। अब आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO पर। ये वे लोग हैं जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, लेकिन अब ये किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं और इनके पास विदेशी पासपोर्ट है। इनके लिए कोई खास सरकारी लाभ तय नहीं है और इन्हें भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता है। अगर ये भारत में 180 दिनों से ज्यादा रुकना चाहते हैं तो इन्हें स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। ये केवल वही काम कर सकते हैं जिसकी इजाजत इनके वीजा में दी गई हो। अगर ये भारत की नागरिकता वापस लेना चाहें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)A और 5(1)C के तहत इन्हें आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहना पड़ता है। तीसरी श्रेणी है OCI कार्ड धारक, जिन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7(A) के तहत पंजीकृत किया जाता है। इनके पास आजीवन भारत आने का वीजा होता है और इन्हें भारत में कितने भी समय रहने के लिए पुलिस पंजीकरण की जरूरत नहीं होती। इन्हें आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में लगभग NRI के बराबर ही सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये भारत में खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। ये भारतीय बच्चों को गोद लेने, घरेलू हवाई किराए और नेशनल पेंशन स्कीम में NRI के समान ही माने जाते हैं। यहां तक कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों में जाने के लिए इनसे भारतीयों जैसा ही प्रवेश शुल्क लिया जाता है। ये भारत में रिसर्च यानी शोध कार्य को छोड़कर बाकी सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए इन्हें भारतीय दूतावास से विशेष अनुमति लेनी होती है। अगर कोई OCI कार्ड धारक भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो धारा 5(1)G के अनुसार उसे कम से कम 5 साल से OCI कार्ड धारक होना चाहिए और आवेदन से ठीक पहले 12 महीने तक भारत में रहना जरूरी है। अपेंडिक्स 3 एवोल्यूशन ऑफ UPSC। ये जानना बहुत ही रोचक है कि जिस परीक्षा को आज लाखों युवा देते हैं उसकी नींव अंग्रेजों के जमाने में कैसे पड़ी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1793 के कॉर्नवालिस कोड से। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय सिविल सेवा की आधारशिला रखी थी। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमाने चयन के अधिकार को खत्म कर दिया और ये तय किया कि अब भर्ती खुली प्रतियोगिता के जरिए होगी। साल 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति ने सिफारिश की कि अधिकारियों का चयन केवल योग्यता के आधार पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा से ही होना चाहिए। आपको जानकर गर्व होगा कि 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने इस कठिन ICS परीक्षा में सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1887 में एचिंसन आयोग ने सेवाओं को 3 हिस्सों यानी इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ समूहों में बांटने का सुझाव दिया। एक बड़ा बदलाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ आया। इसमें पहली बार लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किया गया और ये सिफारिश की गई कि 1/3 भर्तियां भारत में ही होनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप 1922 से ये परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी और सबसे पहला केंद्र इलाहाबाद बना। 1924 के लिए आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए 1926 में भारत का पहला लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें केंद्र के लिए एक संघीय और राज्यों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की कल्पना की गई। जब ये कानून 1937 में लागू हुआ तो पुराने आयोग का नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC कर दिया गया। आजादी के समय 1947 में HK कृपलानी इस संस्था के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। अंततः 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 315 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला और ये अपने वर्तमान स्वरूप यानी UPSC के रूप में सामने आया। आज भी ये संस्था देश के सबसे योग्य प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने का काम पूरी पारदर्शिता से कर रही है। अपेंडिक्स 4 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट्स डेटा।
अब हम भारत की जनसंख्या और सेहत से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारा देश बदल कैसे रहा है। इसके लिए हम नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS की रिपोर्ट 2021 के मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अशोधित जन्म दर की। इसका मतलब होता है कि हर साल प्रति 1000 की जनसंख्या पर कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ। अच्छी खबर यह है कि 2011 से 2021 के बीच इसमें 11% की कमी आई है। अगर राज्यों की बात करें तो बिहार में ये दर सबसे अधिक 25.6 है और केरल में सबसे कम 12.9 दर्ज की गई है। हमारी जनसंख्या की बनावट में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी जो 1991 में 36.3% थी, वो अब घटकर 24.8% रह गई है। वहीं दूसरी ओर 15 से 59 साल के कामकाजी लोग बढ़कर 66.2% हो गए हैं। बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है और अब 60 साल से ऊपर के लोग कुल आबादी का 9% हैं। एक और सकारात्मक बदलाव ये है कि महिलाओं की शादी की औसत उम्र जो 1990 में 19.3 साल थी, वो अब बढ़कर 22.5 साल हो गई है। अब बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात की। इसका मतलब है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होती है। इसमें 37 अंकों की बड़ी गिरावट आई है। 2014-16 में ये 130 था, जो अब घटकर 93 रह गया है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 तक 70 या उससे कम करने का है। बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भी काफी सुधार हुआ है। नवजात मृत्यु दर जो जन्म से 29 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को दर्शाती है, वो 2014 में 26 थी, जो अब घटकर 19 रह गई है। शिशु मृत्यु दर जो 1 साल तक के बच्चों की मौत का आंकड़ा है, वो भी 39 से घटकर 27 पर आ गई है। केरल में ये सबसे कम 6 है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 41 है। हालांकि दुखद बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब भी हर 37 में से एक शिशु की मौत 1 साल का होने से पहले हो जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो ये 2014 के 45 से घटकर 31 हो गई है। हालिया चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार ये और भी घटकर 29 तक पहुंच गई है। ये सभी सुधार दिखाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता में बढ़ोतरी हो रही है। बात करते हैं जन्म के समय लिंगानुपात की। इसका मतलब है कि हर 1000 लड़कों के जन्म पर कितनी लड़कियों का जन्म हो रहा है। राहत की बात यह है कि ये आंकड़ा 2018-20 के 907 से बढ़कर 2019-21 में 913 हो गया है। अगर राज्यों को देखें तो केरल 962 के साथ सबसे आगे है, जबकि उत्तराखंड 852 के साथ सबसे नीचे है। एक दिलचस्प बात यह है कि शहरों में यह अनुपात 918 है, जो गांवों के 912 के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। वहीं RGI की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे अधिक 1085 रिकॉर्ड किया गया है। यह जानकारी SRS और सिविल पंजीकरण प्रणाली की ताजा रिपोर्टों पर आधारित है। अब समझते हैं कुल प्रजनन दर यानी TFR को। यह वो औसत संख्या है जो बताती है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर अब घटकर 2.0 पर आ गई है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी रिप्लेसमेंट लेवल TFR 2.1 माना जाता है, जिसे भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर और 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हासिल कर लिया है। राज्यों में बिहार 3.0 के साथ सबसे ऊपर है, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में यह सबसे कम 1.4 है। इसके बाद आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी एक व्यक्ति औसतन कितने साल जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। 2017-21 की अवधि के लिए यह 69.8 वर्ष आंकी गई है, जो पिछली अवधि के मुकाबले 0.2 वर्ष कम है। यहां महिलाओं की औसत उम्र 71.6 वर्ष है, जो पुरुषों की 68.2 वर्ष की तुलना में काफी बेहतर है। अंत में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव संस्थागत प्रसव में देखा गया है। इसका मतलब है कि प्रसव घर के बजाय सरकारी या निजी अस्पतालों में हो रहे हैं। 2021 में लगभग 91.1% प्रसव अस्पतालों में हुए। शहरों में ये आंकड़ा 95.5% है और गांवों में भी ये काफी तेजी से बढ़कर 89.7% तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि लोग अब सुरक्षित मातृत्व के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अपेंडिक्स 5 की स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बॉडीज। सबसे पहले बात करते हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय की। ये मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है और साल 2008 में इसे 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया था, युवा मामले विभाग और खेल विभाग। इन दोनों ही विभागों की कमान भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों के पास होती है। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी देश के लिए राष्ट्रीय खेल नीति बनाना, खेलों के लिए फंड यानी पैसा जुटाना और विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। इसके बाद आती है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप में साई कहते हैं। इसकी स्थापना 1984 में एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। दरअसल 1982 में नई दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया था।
यह संस्था पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका मुख्य काम देश में खेलों की डिलीवरी प्रणाली के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करना है। बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की। ये एक बहुत पुरानी संस्था है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सर दोराबजी टाटा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और डॉक्टर AG नोहरन इसके पहले महासचिव थे। इसका संचालन एक 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके चुनाव हर 4 साल में एक बार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि IOA एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है और इसे खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। ये भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वोच्च संस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई ओलंपिक परिषद जैसी बड़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजनों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। हाल ही में भारत द्वारा भविष्य के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करने की चर्चाओं ने इन संस्थाओं की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अपेंडिक्स 6 की अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात अब 93% तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि लगभग हर बच्चा अब स्कूल जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में भारी कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर यह केवल 1.9% रह गई है। साथ ही हमारे स्कूल अब डिजिटल हो रहे हैं। कंप्यूटर वाले स्कूलों की संख्या 38.5% से बढ़कर 57.2% हो गई है और आधे से ज्यादा स्कूलों में अब इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार दिख रहे हैं। 18 से 23 साल के युवाओं का कॉलेज में नामांकन 23.7% से बढ़कर 28.4% हो गया है। पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी 13.8% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे युवाओं के लिए पढ़ाई के नए रास्ते खुले हैं। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की स्थिति पर नजर डालें तो असर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन पिछले 20 सालों से 95% से ऊपर बना हुआ है। 15-16 साल के जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, उनकी संख्या 13.1% से घटकर अब सिर्फ 7.9% रह गई है। इसके अलावा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के निर्देशों का पालन अब 80% से अधिक ग्रामीण स्कूलों में किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। निष्ठा कार्यक्रम के तहत लगभग 12.97 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7.58 लाख लड़कियों का नामांकन आवासीय स्कूलों में कराया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय शिक्षा का अब अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की डीकिन और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी के साथ साथ ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने भारत में अपने कैंपस खोल लिए हैं। साक्षरता के मामले में लद्दाख देश का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक केंद्र बन गया है, जिसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा का नंबर आता है। अंत में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अब CUET, JEE मेंस और नीट जैसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं, ताकि भाषा किसी भी छात्र की सफलता में रुकावट न बने। अपेंडिक्स 7 की रिपोर्ट्स इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 की, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि लोग एक देश से दूसरे देश क्यों और कितनी संख्या में जा रहे हैं। इसी तरह शहरों की बढ़ती आबादी पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट पेश की है। बच्चों के भविष्य और उनकी सेहत के लिए यूनिसेफ ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जो बच्चों के पोषण की स्थिति को दर्शाती है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अपने शिक्षा मंत्रालय ने UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट निकाली है, जो स्कूलों के बुनियादी ढांचे का लेखा जोखा देती है। वहीं वैश्विक स्तर पर शिक्षा की निगरानी के लिए यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है। जनसंख्या के बदलते स्वरूप को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट दी है। भूख और कुपोषण की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालने के लिए आयरलैंड और जर्मनी के 2 NGO ने मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 पेश किया है। समाज में महिला पुरुष समानता को मापने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप 2025 रिपोर्ट बहुत अहम मानी जाती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट के जरिए तंबाकू के खतरों के प्रति आगाह किया है। किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा पैमाना माने जाने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है।
अंत में अगर हम भारत के आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टें दी हैं। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023, एनुअल क्राइम इन इंडिया 2023 और एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023। ये रिपोर्टें हमें हमारे समाज की वास्तविक स्थिति का आईना दिखाती हैं।